बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। आप देख रहे हैं रोही एट 10 और मैं हूं आपकी होस्ट आसमा नौरीन। एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैरो आफियत के साथ गुजरे। मंडे का आज दिन है, कैसा रहा आपका वीकेंड ये आपने हमें बताना है। और इसके साथ ही मंडे के दिन जो है आज भी हमारे साथ गेस्ट मौजूद होंगे, एक नया टॉपिक होगा, यहाँ की मुल्तान की स्टोरीज को हम डिस्कस करेंगे। और इसके साथ ही मौसम की अगर बात कर ली जाए तो मौसम इस टाइम जो है वो गर्मी शदीद पड़ना स्टार्ट हो गई है। आपको पता है कि मई का महीना हो और गर्मी ना हो, ये कैसे हो सकता है। इसके साथ ही आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका मैं तारुफ करवा देती हूँ। उसके हमारे साथ हैं जी इस टाइम हमारे रोही के एंकर पर्सन हैं सलमान जमीर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सलमान ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जो हमारे साथ दूसरे गेस्ट मौजूद हैं जी, हमारे मुल्तान के, पाकिस्तान के नामवर अदीब भी हैं, राइटर भी हैं, सहाफ़ी भी हैं, रजीउद्दीन रजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं शो में आपको। अच्छा जी, आज हम सलमान से तो है बात करेंगे, इनके प्रोग्राम के रिलेटेड भी बनाम सरकार ये कर रहे हैं, तो इस हवाले से लोगों के जो मसाइल हैं हुकूमत की तरफ से जो हम देख रहे हैं इस टाइम एक्टिविटीज़ जारी हैं, क्या आया अवाम उससे राज़ी भी है या नहीं है, और क्या हुकूमत जो है वो रिलीफ दे पा रही है। तो आवाम की राय भी इनसे जानेंगे और इस टाइम हुकूमत क्या क्या एक्टिविटीज़ कर रही है उसको लेकर, उनके प्लान्स को, उनकी पॉलिसीज़ को किस तरह से जो है वो चैलेंजेस का सामना भी है, तो ये भी बात करेंगे। और इसके साथ ही रजी साहब से इनकी शायरी भी सुनेंगे, अदब के हवाले से भी बात होगी, इनकी बुक से रिलेटेड भी बात करेंगे। सलमान, सबसे पहले तो हम गंदम की बात कर लेते हैं। इस टाइम जो इस टाइम तमाम पूरे पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा मसला आ रहा है किसानों का है, ठीक है, गंदम के हवाले से है कि अभी तक जो है मुश्किलात का शिकार हैं, किसान बहुत परेशान है। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए जी, गंदम इस दफ़ा बिल्कुल यूं कहते हैं कि ख़त्म हो चुकी किसानों की तरफ से, कि गंदम का कोई हाल ही नहीं रहा। हुकूमत ने 3900 रुपये रेट जो था वो मुकर्रर किया, उसके बाद मुकर्रर करने के बाद उसने अभी तक परचेजिंग शुरू नहीं की, जबकि 17 अप्रैल को इन्होंने दरखास्तें दी और इन्होंने पहली दफ़ा दरखास्त शुरू की ऑनलाइन ऐप के ज़रिए। अब कई ऐसे, अब आपको पता है कि हमारा लिटरेसी रेट इतना ज़्यादा नहीं है, लोग पढ़े लिखे नहीं है इतने, अब उन्हें ऐप ही ना यूज करनी है। हाँ। कि लोगों को, किसानों को यही नहीं पता कि हमें अपने आप को रजिस्टर्ड किस तरह करवाना है। हाँ। फिर इन्होंने टाइम बहुत शॉर्ट दिया उसके लिए, 17 से 21 तक, 22 को बारदाना देना है। अब आप 4 दिन के अंदर कहां से किस किस से पूछ पूछ के वो लोग रजिस्टर्ड करवाएंगे। चलें जी, लोगों ने रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी। फिर इन्होंने इस दफा एक पॉलिसी ये बनाई कि हम बड़े किसानों से नहीं खरीदेंगे। चले जी ठीक है, आपने बड़े किसानों से नहीं खरीदना तो छोटे किसानों से क्या खरीदेंगे कि जी 6 एकड़ तक की जिसकी काश्त होगी हम उससे परचेज करेंगे। आपने 6 एकड़ की काश्त के ऊपर बोरियां कितनी दी हैं? 1 एकड़ के ऊपर 6 बोरियां दी हैं, यानी कि 15 मन का बारदाना आप दे रहे हैं। हाँ। जबकि 1 एकड़ की एवरेज काश्त जो आती है गंदम की वो 50 मन है। मुझे ये बताएं, 50 से 60 मन की जो काश्त हो, लेट्स वो 60 मन कर देते हैं, यदि 60 मन की एक एवरेज काश्त आई है, अब वो 60 मन में से 15 मन का बारदाना, 45 मन वो कहां लेकर जाएगा? अब वो तो बेचारा जलील हो गया ना। हाँ। जो छोटा काश्तकार है वो भी जलील हो गया। चले जी, आपने एक अच्छी राय ये दी जी कि बड़े काश्तकार से हम नहीं खरीदते, छोटे काश्तकार को हम जरा सपोर्ट करते हैं, तो सपोर्ट करने के लिए हमने उसे बारदाना भी दे दिया, कह दिया, मगर भाई ग्राउंड रियलिटीज में बारदाना है किधर? पंजाब फूड डिपार्टमेंट ने बारदाना छपाई ही नहीं किया अभी तक। जब हमने बनाम सरकार प्रोग्राम कर रहा था, तो जब मैंने जाके एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट्स वालों से पूछा, फूड डिपार्टमेंट वालों से पूछा, तो मुझे ये इंकशाफ हुआ कि उन्होंने अभी तक बारदाना छपा ही नहीं किया। भाई आपने जब छापा ही नहीं है बारदाने को, तो फिर दोगे कब? 1 महीना होने वाला आ गया है, महीना गुजर चुका है, बेचारा जो काश्तकार है वो तो इस वक्त ख्वार हो रहा है। फिर क्या हुआ, जब आप गवर्नमेंट नहीं परचेज करती तो फिर होता क्या है, वो बेचारा जलील होता किसान, क्या वो कहता है मैं लेकर किधर जाऊं। आपने अब देखा होगा कि मुल्तान शहर में, बल्कि मैं तो मुल्तान से भी बाहर गया हूं, तो मैं वो हालात देख रहा हूं
कि जो शायद गंदम के हालात मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखे, कि लोग अपने देहातों के अंदर भी ढेरियां लगा के रोड के इतराफ में बैठे हुए कि कोई हमारी गंदम परचेज कर दे। और मुल्तान शहर में अगर आप जाएं तो आप ये देखें कि गिने चुने लोग होते थे जो कि छुप छुपा के गंदम रोड के इतराफ में बेच रहे होते थे कि यार चलो शायद हमारी महंगी बिक जाएगी। मगर अब तो इतने लोग बैठे हुए हैं कि उनकी गंदम खरीदने वाला कोई नहीं है। फिर होता यह था कि जिला इंतजामिया की भी फिर जिम्मेदारी आती थी कि जी जब पिछले साल गंदम वगैरह जब काश्त कर ली जाती थी तो असिस्टेंट कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स, कमिश्नर्स, ये सारे के सारे लोग मुतहर्रिक होते थे, खासतौर पर पटवारी हजरात, तहसीलदार, ये लोग छापे मारते थे जाके कि बस तुमने गंदम छुपानी नहीं है, निकालो बाहर। और अब वो अपने दफ्तरों में बैठे हुए हैं, किसान बेचारा जलील हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है और इस टाइम बहुत ज्यादा मुश्किलात हैं, चैलेंजेस हैं। अच्छा, हुकूमत, क्योंकि जाहिर सी बात है किसान जो है वो हुकूमत की तरफ ज़्यादा नज़रें जमा कर बैठे होते हैं कि ये हमारी तरफ से हुकूमत कोई हमें रिलीफ देगी और हमारे लिए कुछ अच्छा सोचेगी, क्योंकि हमारी ज़राअत से ही यूँ समझ लें कि हम हमेशा, मैं बात करती हूँ कि हम हमेशा बात करते हैं कि जी पाकिस्तान ज़राअत के हवाले से बड़ा रिच है और हमारे यहाँ, लेकिन उसके बावजूद हम लोग अपनी चीज़ें यहाँ पे किसी चीज़ की कमी नहीं है। हम अगर बात करें कि यहाँ पर हमारी दालें हैं, तमाम चीज़ें हैं, हर नेमत है, लेकिन हम फिर भी बाहर से चीज़ें जो है वो बरामद कर रहे होते हैं। तो वैसे रजी साहब से भी जानेंगे क्योंकि माशाल्लाह इस पे आप भी अबूर रखते हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? बात ये है कि इसमें बहुत मैंने देखी हैं। मैं दो दिन रहकर आया हूँ रिहाड़ी के इलाके में, मेलसी के करीब में रहा हूँ और वहाँ भी ज़ाहिर है जहाँ मैं गया था वो काश्तकार हैं और उनका भी सबका यही प्रॉब्लम था, यही मसला था। मसला इस वक्त ये है कि मैं जिस नतीजे पर पहुंचा, मैं जो सुना है कि वहाँ जो अफसर मौजूद हैं मुख्तलिफ जगहों पर, मुख्तलिफ असिस्टेंट कमिश्नर ये काम करना है और वो यंग लोग हैं बहुत सारे, और वो बहुत सारे लोग जो हैं वो पॉलिटिकली चीज़ों को देख रहे हैं। उनका ताल्लुक एक ख़ास जमात के साथ है और वो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। ये मैंने देखा है, बहुत करीब से देखा है, सुना है मैंने। और उस इलाके के लोग जो हैं जहां मैं गया हुआ था, अच्छा वो भी पॉलिटिकल हैं, ठीक है, उनका ताल्लुक नून लीग के साथ है। जहां मैं गया हुआ था वो रुकन सूबाई असम्बली हैं और उनके ऊपर ये था कि जी इन्हें दिए जा रहे हैं, यानी अरकान असम्बली खुद ले गए हैं आकर। वो खुद ये बता रहे थे कि उनकी जितनी ज़मीन है, जितनी उन्हें ज़रूरत है, उन्हें उसके मुताबिक बारदाना नहीं मिला। सही। और वो खुद कह रहे थे कि हमें इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि ये पॉलिटिकल लोग हैं, इन्होंने ले लिया, हालांकि हम खुद देख। सो इन चीज़ों को यहाँ भी देखना होगा, इस अंदाज में भी देखना होगा कि जो आपकी नौकरशाही, अफसरशाही है, आपकी ब्यूरोक्रेसी है, वो अभी देखें, आप ये देखें कि बहुत सारे लोगों को अपॉइंट किया जा रहा होता है। हाँ। अगरचे तबादले हुए, आपने देखा पिछले दिनों के बड़े पैमाने पर तबादले हुए, लेकिन आप सारे तबादले नहीं कर सकते। आप फूड के महकमे में, आप और जो भी रिलेटेड हैं, पास्को है और जो भी इदारे हैं, उनमें यकदम सारी तब्दीलियां नहीं ला सकते। नतीजा ये निकलता है कि आप एक बड़े लेवल पर तबादले कर देते हैं, लेकिन जिन लोगों ने डील करना है वो उसकी जद में नहीं आते। इसलिए लिहाजा इसको बड़ा माइन्यूटली देखना होगा, हुकूमत को इसको पॉलिटिकली देखना होगा कि ये पॉलिटिकल मसला बन चुका है। काश्तकार के साथ ये हमेशा होता है। वैसे आप ये देखें कि हमारे यहाँ बम्पर प्राइस थी, अब ये भी आप देखें कि आप बम्पर क्रॉप थी। अच्छा, जब बम्पर क्रॉप होती है किसी भी चीज़ की तो एक उम्मीदें बढ़ जाती हैं जी। और होता है कि जी अब ये बम्पर क्रॉप हुई है हमारे पास, वहाँ फिर स्मगलर भी मुतहर्रक होते हैं, वहाँ बैरून मुल्क भी स्मगल की जाती है। हमने अफगानिस्तान के बारे में सुना और फिर आपने वो भी देखा कि इंपोर्ट की गई गंदम। जो हमारी इंटरम आए, निगरान आए थे, उन्होंने इंपोर्ट की, बाहर से गंदम मंगवा ली, हालांकि उस वक्त ज़रूरत नहीं थी। अब ये लाखों रुपए का, अरबों रुपए का एक स्कैंडल है जिसमें बड़े लोग मुलविस हैं, ताकतवर लोग मुलविस हैं। उस पर हाथ डालना, हुकूमत कह रही है हम असर नौ तहकीकात करेंगे, हम इंकशाफात करेंगे, हम इसको देख रहे हैं, लेकिन
हुकूमत भी वहाँ आकर ऐसे लोग भी इसमें फिर इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हुकूमत खुद को बेदस्तोपा महसूस कर रही होती है। मैं इसको इस नज़र से देख रहा हूँ। अच्छा, यही है ना कि तो सबसे पहले जो हमारी प्रायोरिटीज़ में चीज़ें आती हैं, हुकूमत को इस तरफ देखना चाहिए कि किसान कितना इस टाइम जो है मुश्किलात का शिकार है। हम जब तक अपने आप को स्टेबल नहीं करेंगे, किसानों को रिलीफ नहीं देंगे। अब होता क्या है, आपकी बात सब समझ गया, किसानों को रिलीफ नहीं देंगे। किसान हमारे यहाँ सबसे ज्यादा मुतासर काश्तकार हो रहा है। मेरे अपने दोस्त हैं बहुत सारे जो इसके साथ वाबस्ता हैं। ज़ाहिर है हम एग्री बेस्ड इलाके में रहते हैं। अब काश्तकार ने, आपने देखा होगा कि कपास की फसल आई, बेहतर होती थी, फिर काश्तकार ने ये महसूस किया कि काश्त की फसल अब उसे मुनाफा नहीं देती, और उसने तो मुनाफा हासिल करना है, लिहाजा वो तेलदार अजनास की तरफ चला गया। आपने देखा होगा कि अब मकई बहुत ज्यादा इस मरतबा मैंने देखा है कि और मकई में बहुत नुकसान हुआ पिछले, हम देखें उसमें पहले हुआ जब आई तो नुकसान हुआ। अब वो फिर मकई की तरफ जा रहे हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं जी हमने फिर हम गंदम को क्या करेंगे कि हमें फायदा ही नहीं है। हमने बहुत सी जगहों पर, इधर लिया और इस साइड राजनपुर की साइड पर आपने देखा, आपने खबरें सुनी होंगी कि तिल काश्त किया गया बहुत सारा। मैं अभी जब गया हुआ था, एक बड़े किसान जो बड़े काश्तकार हैं जिनके पास 10 मुरब्बे हैं, 20 मुरब्बे हैं, या 30-40 मुरब्बों का जो काश्तकार है, अब देखो उसने भी जो है वो गंदम उगाई हुई है, और उसकी करोड़ों रुपए की गंदम जो है वो मैं देख कर आया हूं कि वो सिर्फ और सिर्फ आसमान तले धुल रही है, खड़ी है। अब वो करता क्या कि या तो उसकी गंदम आधी से ज्यादा जो है वो खेतों में खड़ी है, उसने काटी नहीं, उसने कहा मैं बर्बाद कर देता हूं, मैं क्या करूं इसका जब ये बिकेगी नहीं, और बाकी जो उसने निकाली है कि शायद बिक जाए वो आसमान तले पड़ी हुई है। अब उसके पास ना तो कोई ऐसे गवर्नमेंट की तरह वेयर हाउस है कि जी वेयर हाउसेज में जाके स्टोर कर लें हम, हुकूमत कहती जी आप स्टोर कर लें, आप रख लें, भाई रखें कहां, रखने की जगह हो तो फिर है। अच्छा, फिर उन्होंने मुझे ये चीज बताई कि जी हम अगले साल गंदम काश्त नहीं करते, हम तिल काश्त करेंगे। ठीक है जी, बेट का इलाके में गया था मैं। बेट का इलाका एक ऐसा है कि दरिया सिंध के पार गया मैं, और वहां तक अभी तक मेरे ख्याल से कोई रिपोर्टर नहीं जा सका, क्योंकि वो इलाका एक वैसे ही बड़ा बैकवर्ड है और कच्चे का इलाका जिसे कहा जाता है, खतरनाक इलाका है वो। और मैं जिस तरीके से गया हूं, मुझे पता है कि 25 किलोमीटर तक मेरे राउंड अबाउट ना तो मोबाइल सर्विस थी, ना ही वहां पर मेरे पास कोई इलेक्ट्रिसिटी थी, और मैं कश्ती में बैठकर गया। गाड़ी मैंने अपनी 30 किलोमीटर दूर पर पार की पहले तो, उसके बाद वो पार करने के बाद कश्ती से मैंने दरिया को पार किया, उसके बाद फिर आगे मुझे ट्राली लेने आई, वहां पे मोटरसाइकिल भी नहीं है। अच्छा, इस पे बात करते हैं सलमान डिटेल से। नाज़रीन अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा जी, हम सलमान से जानते हैं कि सलमान जो है वो कच्चे के इलाके में गए और वहां पर फिर आपने प्रोग्राम किया। जी, वो एक बिल्कुल नया एडवेंचर था मेरे लिए, और मैंने अपने, जाहिर सी बात है हमने आवाज बननी होती है, फिर हमने ये नहीं देखना होता कि इलाका क्या है, बंदे क्या हैं। हमारा मेन मकसद, हमारा मेन फोकस होता है कि अवाम तक हम हकाइक को लेकर जाएं, हकाइक दिखाएं, हम अवाम को वो दिखाएं जो कि अवाम ने शायद कभी पहले ना देखा हो। तो अब वहां कच्चे के इलाके में मैंने एक चीज ये नोट की कि वहां पे सिर्फ एक काश्त होती है, और वो होती है गंदम की। उसके अलावा वहां पर और कोई काश्त नहीं कर सकते आप। हाँ, थोड़ा बहुत एरिया बच जाता है, क्योंकि जब दरिया बाद में आ जाता है, जब दरिया का पानी आ जाता है तो वो सारी जगह जो है वो पानी से फिल हो जाती है। अब जब दरिया के पानी से फिल हो जाएगी तो क्या बंदा वहां पे काश्त करेगा। तो जो थोड़ा बहुत एरिया बचता है उसमें ये फिर क्या करते हैं, कोई तिल उगा लेते हैं, कोई चना उगा लेते हैं। तो ये वहां पर सिर्फ ये 2 काश्त होती है। अब इनकी मेन जो इनका घर का सर्कल चल रहा होता है, तो इनकी मईशत चल रही होती है किसान की, वो चल रही होती है गंदम पर। अब गंदम गवर्नमेंट खरीदने को तैयार नहीं। फिर उसके बाद मैंने एक चीज ये नोट की कि मैं वापस आ रहा था डीजी खान वाली साइड से, तो अलीपुर मेरा रुकना हुआ। अलीपुर में मैंने पास्को के गोदाम देखे। पास्को एक फेडरल गवर्नमेंट है, और बड़ी अच्छी बात लगी है हमारे वजीर आज़म साहब ने कि जी पास्को का जो एक एवरेज जो ये कलेक्शन थी उसे बढ़ा दिया, 1.4 मैट्रिक टन से वो ले गए इसे 1.8 पर। तो यानी कि 40,000 मैट्रिक टन का जो है इन्होंने इजाफा किया। तो उस इजाफे के अंदर देखने में यह आया कि मिडिल मैन कूद पड़ा, क्योंकि पास्को फेडरल गवर्नमेंट था, फेडरल गवर्नमेंट दे रही थी,
तो उसमें हुआ ये कि मिडल मैन जो कूद पड़ा उसमें, उसने 700-600 रुपए जो एक रिश्वत होती है पास्को के अफसरान को दी, जो मुझे वहां पे बताया गया कि जी यहाँ पर सीन ये चल रहा है कि जी 500-600 रुपए या 700 रुपए आप रिश्वत दें, आपको बारदाना मिल जाएगा। बारदाना मिलने के बाद वही बारदाने के अंदर किसान नहीं, वो मिडल मैन आड़ती या जो एक जखीरा अंदोज बंदा है, जो इन्वेस्टर है, वो क्या करता है, उनसे किसानों से 2800 रुपए 3000 रुपए पर गंदम खरीदता है, वो भी उधार पर के 2 महीने 3 महीने की उधार पर के भाई मैं 2-3 महीने के बाद तुम्हें पैसे दूंगा। जाहिर सी बात है किसान जो है वो मरता ना करता क्या करे, वो देगा, मजबूरी है उसकी कि यार मुझे कुछ पैसे मिले। क्योंकि मैंने उन किसानों को भी देखा, छोटे किसानों को, कि जिन्होंने उधार पर पैसा उठाया हुआ था इस गंदम को, कि यार इस दफा गंदम अच्छी होगी, रेट अच्छा मिला हुआ है गवर्नमेंट से पिछले साल का, तो हम अपने बच्चों की फीसिस पे करेंगे या बच्चों की शादी करेंगे। वो कहते हैं कि पूरा साल मेहनत करके उनको ये इंतजार होता है कि उन्होंने अपनी बच्चियों की शादी करनी होती है, 100 उनके मामलात होते हैं। अच्छा, वो वही फसल से उनकी बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता होती हैं, तो जब वो उम्मीदें टूटती हैं तो फिर जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा इंसान जो है वो दुखी भी होता है, परेशान भी होता है कि फिर अब उसके हालात उस तरीके से नहीं रहेंगे, मजीद उसको जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अब अच्छा, अब आगे क्या होता है, अब मैं वापस आ रहा हूँ, रात के तकरीबन कोई 1 से 2 बजे का दरमियान टाइम है, सही। तो जब मैं वापस आ रहा था तो अचानक ही मुझे पास्को गोदाम अलीपुर से थोड़ा सा पहले, तकरीबन कोई किलोमीटर पहले, मुझे एक प्राइवेट गोदाम नजर आया, उसके शटर खुले। अब पूरा रोड आपका रात 1-2 बजे बंद होता है, सिर्फ वहां पर लाइटें जल रही थी और लोग जो हैं वो पास्को की बोरियां हजारों की तादाद में लोड करके लेकर जा रहे थे। सही भाई, पास्को की बोरियां प्राइवेट सेक्टर में किस तरह? पास्को की बोरियां पास्को के गोदाम में होनी चाहिए, पास्को के दफ्तर के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि फूड डिपार्टमेंट की भी जो बारदाना होता है वो फूड डिपार्टमेंट के दफ्तरों के अंदर या उनके जो वेयर हाउसेस बने हुए हैं उनके अंदर मौजूद होता है, जिन्हें गला गोदाम कहा जाता है। वहां से ही आप वहां से वो बोरियां ले सकते हैं, बारदाना ले सकते हैं प्राइवेट सेक्टर में। एक तो वो मिला, फिर दूसरा जो कि मैंने आपको पहले बताया कि पंजाब फूड डिपार्टमेंट ने अभी तक बारदाने की छपाई नहीं की। मुझे वो बारदाना 2024-25 का वहां से मिला जिसमें गंदम मौजूद थी। अब मुझे एक चीज ये समझ नहीं आ रही कि प्राइवेट सेक्टर के पास वो बारदाना आया कहां से। जाहिर सी बात है कोई ना कोई तो मिली भगत है ना किसी की, कि कोई ना कोई तो डिपार्टमेंट जो है या बंदा जो है, काली भेड़े जो है डिपार्टमेंट में, उन्होंने कोई ना कोई तो काम किया है जिस वजह से वो प्राइवेट सेक्टर में आ गया, जो कि किसानों के पास होना चाहिए था। अच्छा, उसके बाद सीन ये हुआ कि जी वहां पर बकौल उस बंदे के कि जी मैं पास्को का गेट कीपर हूं और मैं यहां से लेने के लिए आया हूं बारदाने को। अब मैं उससे सवाल कर रहा हूं कि भाई पहले तो मुझे ये बताओ, तुम गेट कीपर हो, तुम आए सिविक पे हो, तुम्हारे पास सिविक कहां से आई? पहले तो ये सवाल आ जाए कि यार एक गेट कीपर के पास सिविक, हमारी फिक्रिया है कि इतना पैसा कहां से आ सकता है। अच्छा, दूसरी चीज आ जाए कि जी आप कहते हैं जी कि मैं बारदाना लेने आया हूं, पास्को फेडरल गवर्नमेंट के पास क्या कोई अपना गोदाम भी नहीं है? सवाल यह भी पैदा होता है कि फेडरल गवर्नमेंट का इदारा है, उसके पास अपना कोई गोदाम नहीं है या अपना कोई वेयर हाउस नहीं है जहां पे वो ये पास्को की बोरियां रख सके। फिर दूसरी चीज कि फेडरल गवर्नमेंट और सूबाई गवर्नमेंट ये कब से इश्तराक में आ गई कि मिलकर एक गोदाम पर इन्होंने किराए पे ले लिया जिसमें पंजाब फूड डिपार्टमेंट की बोरियां भरी हुई गंदम की पड़ी हुई हैं, ठीक है, और उसके बाद पास्को की बोरियां जो कि किसानों का हक था वो वहां से लोड हो रही हैं। तो ये मैंने वहां पर ये चीज जब नोट की तो मैंने फिर यही देखा कि यार कुछ भी हो जाए हमारी कौम जो है ना वो मजबूर से फायदा उठाने से नहीं गुजर सकती। अच्छा, ये हमेशा से आता है ना, हम कानून की बात करते हैं, हम आइन की बातें करते हैं, फिर इंसाफ की बातें करते हैं, तो ये मैं कहती हूँ इंसाफ तो हमें कहीं पे भी नहीं नजर आता। और यहाँ पर देखें तो कानून जो है वो गरीबों के लिए, जो छोटे लोग होते हैं वो उसमें फंस जाते हैं, जो बड़े लोग होते हैं वो उससे निकल जाते हैं। तो ये हमारे यहाँ अब से नहीं, ये बहुत पुराना ये सिस्टम चलता आ रहा है। सो बात वही सिस्टम की आ जाती है। ऐसा है ना, सब सिस्टम जब तक ठीक नहीं होगा तब तक लोग भी शायद जो है वो ये चीजें जो है वो लोगों ने खुद बनाना होता है। देखिए हम जैसे एक जिस तरह की हमारा मुआशरा हो चुका है, और आप नीचे से शुरू हों, और हम अच्छा वैसे हम ना अच्छा लगता है, एक तसल्ली होती है दिल को जब हम
किसी बड़े को बुरा भला कह रहे होते हैं, हाँ। जब किसी लीडर पर इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं, जब ये अच्छा लग रहा होता है, लोग भी कहते हैं जी बड़े जीदार लोग हैं, फलां पर तनकीद कर रहे हैं। हाँ। लेकिन आप किसी रेडी वाले से कोई डील करें, आप किसी रिक्शे वाले से कोई बात करें, आप किसी और से जो भी निचले लेवल से आप चलें, हम बहैसियत मजमूई तौर पर बहैसियत कौम बहुत ज़्यादा करप्ट हो चुके हैं। हाँ। आप सब्जियां ले रहे हैं, आप मिलावट के कई आपके पास इकसाम आ गई, ऐसे ही है। आप दूध ले रहे हैं, आपको पता है इसमें केमिकल अब आप है। देखिए फ्रूट्स हैं, आप जो फ्रूट्स भी में आप है ना रजी साहब, इंजेक्ट कर देते हैं, अच्छा ये मीठा हो जाए, वो भी लेकिन कर वो आपकी देते हैं। बीमारियों का सबब अच्छा, फिर वो सारा कुछ जिस सीवरेज के पानी से तैयार हो रहा है, सब्जियां भी, फ्रूट भी हमारे यहाँ सीवरेज के पानी से तैयार हो रहे हैं। अच्छा, इसको ये इतनी बहुत सारी चीजें हैं कि इस पर अगर आप एक टॉपिक पर भी बात करें ना, तो आप बरसों चल सकते हैं। मैं वही कह रही हूँ, हमारे तो डेली बेसिस पे सब इस चीज पे हम बात कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारे मसाइल बहुत ज्यादा है। अच्छा, हम मसलों में बात करते हैं, हमने कभी हल की तरफ जाते ही नहीं है, चाहे हमारी हुकूमत ही क्यों ना हो, कि वो चीजों को मसाइल वो भी डिस्कस बेपनाह कर देगी। अच्छा, ये मसला है, इसको उस मसले का आज तक उसका एक प्रॉपर जो वे है उस पर आज तक काम नहीं हो सका, या वो कहीं दरमियान में काम स्टार्ट हुआ तो वो दरमियान में ही रह गया। अब देखिए ना, मैं एक मिसाल देता हूँ। अभी हम बात करते हैं तरक्याती कामों की। हाँ। अब मुल्तान में जो इंडस्ट्रियल स्टेट के लोग हैं, उनके लिए जो सबसे बड़ा मसला है वो हमारा फ्लाईओवर जो है, वो वहाँ पर फ्लाईओवर जो है, फ्लाईओवर अब वो कितने अरसे से बन रहा है, कितने अरसे से उस पर काम हो रहा है, और कितनी देर से लोग वहाँ अजियत का शिकार हैं। हाँ। ट्रैवल करना हो, लोग रास्ता बदल के जाते हैं, लोग एक लंबा रूट इख्तियार करते हैं। अच्छा, और वो हम हर दफ़ा सुनते हैं कि आखिरी मराहिल में है, आखिरी मराहिल में ज़ेरे तामीर था, ऊपर से चीज़ें गिर गई। जी, मैं वही आपको बता रहा हूँ कि मैंने अभी इस पर प्रोग्राम भी किया कि मैं शेरशाह गया, तो सबसे पहली बात तो वहाँ पर मैंने ये देखी कि तजावुज़ात ही बहुत ज़्यादा थे। रेडी वालों ने और रिक्शे वालों ने रोड ही सड़कें सुकड़ना शुरू हो गई कि वो कई फुट जो है वो सड़कों पर आ गए। अच्छा, फिर उसके बाद जब मैं आगे जाता हूँ, जहाँ से फ्लाईओवर बनना शुरू होता है इंडस्ट्रियल स्टेट से पहले, वहां पर सीन क्या है, वहां पर मट्टी ही मट्टी, सांस लेना मुहाल। वही ना, लोगों के लिए बड़ी मुश्किलात हैं वहां पर, वो एरिया तो आप ये देखें कि मुझे वहां पर लोगों ने बताया कि जी रमजान के महीने में ये जो फ्लाईओवर बन रहा है, इन्होंने एक स्लैब रखा पूरा, और रात को वो स्लैब ही गिर गया। और भाई खुदा ना खास्ता अगर दिन में गिर जाता या कोई बंदा भी जानी नुकसान हो सकता, वो तो अच्छा खासा जानी नुकसान हो जाता। अच्छा, फिर एक और चीज मैंने वहां पर नोट की कि अब वहां पर जो स्लैब रखा हुआ है इन्होंने इंडस्ट्रियल स्टेट के जो फाटक है, हाँ, उसके ऊपर, तो वो वहां पर जिस पाइप पे स्पोर्ट हो रहे हैं वो पाइप भी मुड़ चुके हैं। यानी कि इंजीनियरिंग की बिल्कुल यूं समझ कि तबाही फिर चुकी है कि इंजीनियर मुझे नहीं समझ आ रहा, कि यार आर्किटेक्ट मुझे नहीं समझ आ रहा कि वहां पर कौन सा ऐसा आर्किटेक्ट है जिसे ये नहीं नजर आ रही कि यार चीजें गिरने वाली हैं। अच्छा, हमारे पे फ्लाईओवर की यही है कि हम वो बहुत ही आर्जी चीजें हैं, ऐसे ही ना सब सड़कें हैं तो वो भी टूट फूट का कुछ टाइम बड़ी अच्छी लग रही होती हैं सड़कें, बड़ी आपकी 1 मिनट में उधर जाती हैं, कुछ टाइम बाद में देखते हैं वही सड़क आपकी जो है वो संत रोड है, नई बनी है, मैं कल उस पर से गुजरा हूँ। आप वो देख रहे हैं वो जगह जगह से उसका क्या हालत हो गई है, नई सड़क है। हाँ। असल में होता ये है कि हमारे यहाँ ना जो करप्शन की जो सतह है उसमें अगर एक ठेकेदार है, अब उसमें हिस्सा कहाँ कहाँ जा रहा है, ठेकेदार वाली बात पर तो आके हिस्सा बहुत, सबसे पहले तो आपके MPA या MNA से शुरू होगा ना, कि जिसकी वो ग्रांट है वो आगे से उसको जब डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होगा तो वो फिर उसमें फिर कुछ ऑफिसर शामिल होंगे, यहाँ से हिस्सा तकसीम शुरू होती है। और वो आते जब अमली सूरत में आते हैं, फिर वहाँ आकर वो निचली सतह पर जब उसकी तकसीम शुरू होती है रिश्वत की या जिसे कहते हैं कि कमीशन माफिया, कमीशन की, वहाँ आकर फिर पैसा इतना 1 अरब रुपए का अगर प्रोजेक्ट है सपोज कर रहे हैं हम, तो उसमें से 90% पैसा तो हिस्सों में तकसीम होगी, ऐसे ही बाकी 10% से बाकी मैं आपको बता देता हूँ अभी। अच्छा, इस पर बात करते हैं नाज़रीन, अभी अपने ब्रेक पे जाना है, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा ऋषभ, क्योंकि जिस तरीके से हम अपनी तमाम चीज़ें बात कर रहे हैं, वहीं आप क्योंकि जाहिर सी बात है शायर सेंसिटिव होता है, इन तमाम जो चीज़ें चल रही होती हैं, आपका सिस्टम है, आपके इर्द गिर्द जो भी मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, लोगों के लिए बहुत सारे मसाइल हैं, वो अपने लफ्ज़ों में जाहिर सी बात है अपने कलम के ज़रिए उसको बयान करता है।
आज इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से शायरी हो रही है, क्योंकि इस मुआशरे में एक शायर बड़ा अहम रोल प्ले करता है। देखिए शायर तो बात कर रहा होता है, ज़रा जज्बों की बात होती है। हाँ। मैं अपना ही शेर आपको सुना देता हूँ एक, कि हम शर्म के मारों को अब शर्म नहीं आती, जिल्लत में पड़े हैं और तजलील नहीं होती। वाह। हम अब इस सतह हाँ। पर है कि हमें अब जिल्लत का एहसास भी नहीं होता कि हम जिल्लत का शिकार हो चुके हैं। अवाम है, अवाम के पास, अवाम को रोजी रोटी के उस चक्कर में डाल दिया गया। हम पहले देखते थे कोई रेजिस्टेंस होती थी, कहीं एहतजाज होता था, कहीं शोर मचता था। अच्छा, अब जिसे कहते हैं ना, बर्दाश्त का लेवल इतना ज़्यादा कर दिया गया है कि आप पेट्रोल महंगा किया, आप किसी चीज़ में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हाँ। और उससे और ये कह रहे थे कि यार, इत्मीनान इस बात कर रहे थे कि यार ये शुक्र है 5 रुपए हुआ है, वरना तो 15 रुपए होना था इजाफा। ये हमारे पास अब बर्दाश्त का आलम है। इसी तरह हम आदी हो गए हैं। हाँ। हम मिलावट वाली चीज़ें लेने के आदी हो गए हैं। हम जैसे अभी रिश्वत की बातें हम कर रहे थे, हम रिश्वत देकर कहते हैं फाइल को पहिए लगा दो। हाँ। फाइल को पहिए लगाने के आदी हो गए हैं। और इससे कतई नज़र कि आप अच्छा जायज़ काम के लिए, नाजायज़ नहीं, नाजायज़ काम के लिए तो बड़े ऊपर की सतह की बात है ना। सिर्फ जायज़ काम, अच्छा होता क्या कि टाइम मैनेजमेंट है। क्लर्क बादशाह को पता है, जो अभी ये बता रहे थे कि वो कितनी बड़ी गाड़ी पर आया हुआ था चौकीदार। इसी तरह हमारे यहाँ बहुत सारे क्लर्क भी ऐसे हैं कि जो अफसर से ज़्यादा ताकतवर हैं। हाँ जी, और क्योंकि उन्हें भी पता है कि सुबह सारा दिन अगर किसी को इंतज़ार करवाना है, कोई राजनपुर से आया है, कोई कहीं से आया है, हमारा अब ज़ाहिर है सेक्रेटेरिएट बन गया हुआ है, दूर दराज इलाकों से लोग आते हैं जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट में, वो सुबह से आए, अब उन्हें पता है कि अगर वो यहाँ रहते हैं, अगर काम आज नहीं हुआ तो उन्हें होटल में रहना पड़ेगा। वो फिर ये उनके लिए फिर ये आसान होता है कि आप होटल का खर्चा बचाएं, आप वो पैसे उसको दे दें, रिश्वत में दे दें। सो रिश्वत का ये लेवल भी चल रहा है और उसमें फिर हम भी बराबर के शरीक हैं। हाँ। जब हम अगर हम नहीं देंगे, अगर हम कहेंगे कि हम, लेकिन प्रॉपर वे पर काम करवाना मुश्किल बहुत ज़्यादा कर दिया गया जी। उसमें हम भी कोशिश के बावजूद या तो थ्रेट हो किसी के लिए और या फिर फाइल को पहिए लगाए जाए। अच्छा सर, हम इसे ये नहीं कह सकते कि गैरत ख़त्म कर दी गई है हमारे अंदर से? तो वो गैरत, पहली बात है बहसियत मजमूई, हम गैरतमंद थे कितने? खत्म तो वो चीज होती है ना जो हो। जो चीज इतने अरसे से चलती आ रही हो। और जब से पाकिस्तान आजाद हुआ है और उसके बाद से आज तक हम देखते आ रहे हैं कि हम वही, रिसब मैं बात करती होती हूँ अक्सर अपने प्रोग्राम में, हम वही रोटी कपड़ा मकान के जो नारे तब से चलते आ रहे हैं ना, वो अब तक चलते आ रहे हैं। हम लोग ना उसी दलदल में फंसे हुए हैं। आज एक नया मसला है तो सुबह कुछ और नया मसला होगा। गैरत पर ना, मैं बाबा होटल होता था जहाँ बाबा आइसक्रीम है, यहाँ हम बैठते थे, शायरों का ठिकाना था यहाँ। सो वहाँ एक आया कोई शायर, उसने आकर कहा कि भाई भूख लगी हुई है, चाय मंगाई उसके लिए। उसने कहा ना मैं तो नाल कुछ खा सा। उसने कहा जी समोसे, वहाँ स्लाइस मिलते थे, स्लाइस मंगवाए उसके लिए। फिर उसे कहा कि मुझे थोड़े से ना, मैं आया हूँ तो फलां चीज़ भी चाहिए, वो भी मंगवा के दी। उसके बाद उसने कहा जी हुण नज़म पेशे खिदमत है, नज़म दा उन्वान है गैरत। तो हमारी गैरत का ये लेवल हुआ है। अच्छा, ये हकीकत है कि हम बहुत सारे मसलों में हमें उलझा भी दिया गया है, क्योंकि हमारी बहुत सारी चीज़ें जो शायद हम समझते थे कि हमारी जो नौजवान है, हम यहाँ पे हमेशा बात करते हैं यूथ है यहाँ पर पाकिस्तान, लेकिन यूथ बेचारी क्या करे जब उनके पास प्लेटफॉर्म ही नहीं है। अच्छा, जब उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं है, जब उनके पास जॉब्स नहीं होंगी। हम आए दिन देखते हैं कि क्राइम बढ़ रहा है, तो क्राइम बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है? अच्छा, उसमें कौन से, हम देखते हैं आए दिन जो वीडियोज़ आ रही होती हैं, CCTV फुटेजेस आ रही होती हैं, उसमें 18, 19 साल, 20 साल, 22 साल के लड़के। हमारे यहाँ बहुत सारे जो इलाके हैं वहाँ आप देखें कि जब कोई शहरों में कोई CPO, कोई DPO, कोई इस लेवल पर जब किसी की तैनाती होती है, हाँ। तो सहाफ़ी गुलदस्ते लेकर सबसे पहले वहाँ जाते हैं
जी मुबारकबाद देते हैं जी। कि जी वो फलां सीपीओ साहब आए हैं, उनको मुबारकबाद देते हैं, वो अब यकीनन काम भी हो जाए। जब इस सतह पर हम कर रहे हों और जिन्होंने एहतसाब करना है, अच्छा वो सीपीओ डीपीओ को भी पता होता है कि यार इन्होंने मेरे पास ही आना है, और हमारे बहुत सारे लोग किसी क्रिमिनल के लिए जा रहे होते हैं, किसी क्रिमिनल की पुष्टपनाही कर रहे होते हैं, बड़े नामवर लोग हैं और वो हमारे सहाफ़ियों के लीडर होते हैं सारे, हम उन्हें मुंतखब कर रहे होते हैं। सो वो जब किसी करप्ट आदमी के लिए जा रहे हों, किसी और मामलात में, तो फिर वहाँ आकर कानून नाफिज करने वाले जो हैं, और फिर इसी तरह सारा जुडिशरी तक आप चले जाएं, आप जुडिशरी तक चले जाएं, आप इदारों की बात ही है ना, तो हमारे यहाँ ओवरऑल एक डिक्लाइन है, और वो कलेक्टिव डिक्लाइन है। ये आप सिर्फ, मैं ये नहीं कह रहा कि आप यूथ से अगर तवक्को रख रहे हैं, यूथ में भी अब एक चीज़ का एहसास हो रहा है कि उनके लिए यहाँ मौके नहीं है। अच्छा, आपके यहाँ देखें, आपका जो ब्रेन है वो शिफ्ट हो रहा है जी। आपके पास आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि आपके पास डॉक्टर्स खत्म हो जाएंगे स्किलफुल, चंद एक हैं। अच्छा, और जो हमारे यहाँ फिर सेल्फ फाइनेंस पर डॉक्टर बने हैं, लेवल ये आ गया ना, जब सेल्फ फाइनेंस पर किसी भी ताकतवर आदमी ने पैसे देकर अगर अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है तो वो सेल्फ फाइनेंस पर बनाएगा, लिहाजा सेल्फ फाइनेंस पर उसमें फिर काबिलियत खत्म हो जाती है। सर अगर इसी चीज को मैं इस तरह भी देखता हूँ कि हमारे यहाँ पर ना सबसे पहले तो सियासतदान, सहाफ़ी या दूसरे बंदे बाद में आते हैं। सियासतदान जो है वो अपने मकसद को हल करने के लिए अपने मतलब के बंदे लाते हैं, वो आगे जाके सिफारिशें पेश करते हैं। अब वो कहते हैं कि जी हमें ये बंदा यहाँ चाहिए, अब उनकी मजबूरी है जो ऊपर। हमारे यहाँ असल में ना बुनियादी, सबसे बुनियाद है ना हमारी। अच्छा, सियासतदान को बुरा कहना भी बहुत आसान है, आप यहाँ फौजी नहीं कह सकते, जितना आसानी से आपने सियासतदान कहा है उतनी आसानी से आप किसी और का नहीं, आप ब्यूरोक्रेसी का भी, किसी ब्यूरोक्रेट का नाम नहीं ले सकते। सियासतदान बहुत आसान टारगेट है, नंबर 1। अच्छा, दूसरी बात यह कि वो क्यों कर रहा होता है। हमारे यहाँ तमाम सियासत में बुनियादी चीज थाना है, थाना कचहरी हमारे लोगों का बुनियादी मसला है। और वही जो भी मैंने बात की, लोग दूर दराज से आते हैं। अच्छा, थानेदार के पास जितनी ताकत है आप जानते हैं, वो तो किसी के पास नहीं है ना। उसने पर्चा दर्ज करना है या रपट करनी है या किसी को जिम्नी में फंसाना है, ये सारा कुछ हम देख रहे होते हैं, यानी इब्तदाई। उसमें बुनियादी चीज थाना है, फिर थाने के साथ फिर सियासतदान है। अब सियासतदान को करप्ट किसने बनाया, सियासतदान को किस आप ये देखते हैं कि सियासतदान भी बहुत सी चीज़ों के हिस्से दे रहा होता है। आप यहाँ बिल्डिंग माफिया देख लें, आप यहाँ देख लें कि हमारे यहाँ मुल्तान में DHA का क्या हाल हुआ और किस तरह उसकी फाइलें फरोख्त हुई, और किस तरह यहाँ के लोगों ने उस सारे इलाके को बेवकूफ़ कर दिया। आपके सामने ही है ना ये सारा कुछ। ऐसे ये बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ा है हमें बहुत सारी चीजें जो है, हमारा सिस्टम जो है वो बहुत सारे मसाइल का शिकार है, बहुत सारे। अच्छा, फिर हम कहें चुटकी बजा के सब कुछ ठीक है। अच्छा, नौजवान जो है ना, नौजवान जो मैं बात उस वक्त कर रहा था, नौजवान को पता है उसका यहाँ मुस्तकबिल नहीं है, तो वो बाहर शिफ्ट हो रहा है, बाहर शिफ्ट हो रहा है। और वो अच्छा, फिर हमारे यहाँ अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास, हमारे यहाँ किसी भी बात पर किसी के खिलाफ नारे लगाना शुरू कर देना, एक हुजूम की सियासत, एक ऐसे लोगों की सियासत जिसमें दहशतगर्दी आ जाती है, जिसमें फिर तालिबानाइजेशन आ जाती है, फिर उनके प्रोटेक्शन देने वाले आ जाते हैं। सो यहाँ अच्छा, फिर यहाँ जिंदगी इतनी गैर महफूज हो गई है। हम बाहर होते हैं रात को, हम मोबाइलों को इस तरह हाथ में लेकर नहीं फिर सकते। अच्छा, और तो पर्स छीन लिए जाते हैं। अब तो रात वाला सीन, अब तो दिन में भी है, दिन में शुरू हो गया। दिन में साहब एक चीज ये देखें कि अभी आपने एक बात की कि जी यहाँ से नौजवान जो है वो बाहर जा रहा है, तो आपको क्या ये नहीं लगता कि अगर हुकूमत ने इस चीज़ों को ना सोचा और जो नौजवान है उसके लिए कोई ऐसे इकदाम ना किए, तो वो दिन दूर नहीं है कि जब सिर्फ यहाँ पर गुलाम ही गुलाम रह जाएंगे और जो एक टैलेंट है और जो एक अपनी आवाज़ बुलंद करने वाला है वो यहाँ से चला जाएगा। पहले कौन रहते हैं यहाँ? पहले आप गुलाम ही गुलाम रह जाएंगे कह रहे हैं, तो गुलाम हम नहीं हैं, आप नहीं हैं। गुलाम है ना, तो पहले भी तो है ना, पहले भी तो चीजें रह जाएंगे, क्या रह रही हैं। हम जो यहाँ सिर्फ वो रह जाएगा, यहाँ सिर्फ वो रह जाएगा जिसके पास पाकिस्तान छोड़ने की सकत नहीं होगी।
जिसके पास पैसे नहीं होंगे, जिसका हाथ नहीं पड़ेगा बाहर जाने को। आप जानते हैं ना, मुल्तान के 2-4 जर्नलिस्ट चले गए ना, लंदन में बैठे हुए हैं ना, वो वहाँ बैठा हुआ है ना, और बड़ा खुश बैठा हुआ है। यहाँ मुझे पता है वो कितना खौफजदा होकर घर से निकलता था। अच्छा, वही ना, हमारे यहाँ वो सबसे बात आ जाती है आज़ादी की, बोलने की आज़ादी भी तो छीन ली जाती है ना। हम कहते हैं वैसे आज़ाद मुल्क है, लेकिन हमें बोलने की आज़ादी नहीं है। इस पर मजीद बात करेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा रज़ा, आपकी कुछ बुक्स भी पढ़ी हुई हैं, थोड़ा सा इस बुक्स के हवाले से भी हमें बताइएगा। बुक्स की मेरी शायरी की किताब है, दिन बदले सितारे मिल नहीं सकते, और एक किताब मैं लाया हूँ अलग, पोइट्री की 2 किताबें लाया हूँ। और वैसे तो मेरी 25 से ज़्यादा किताबें आपकी हैं, और पोइट्री की 4 हैं। तो बस किताब के साथ ये है कि खुद भी पब्लिशिंग शुरू की है। अच्छा। ताकि किताब, लोगों ने कहा जी किताब ख़त्म हो जाएगी, जैसे अभी हम ब्रेन ड्रेन की बात कर रहे थे, सो वैसे ही लोगों किताब के बारे में भी लोग बहुत मायूस हैं कि किताब ख़त्म हो जाएगी, अब ई सिस्टम आ गया। हम कहते हैं कि अदब ख़त्म होता जा रहा है। अच्छा, अदब के साथ तरबियत भी जुड़ी हुई, तरबियत भी, अब हम वही बात जिस तरह से तमाम सिस्टम की भी बात करते हैं, तरबियत जो है वो बड़ी तेजी से खत्म होती है। नहीं, वो असल में ना, जो हम उसको बात कर रहे थे ना, लोगों को जल्दी बहुत है अब। हाँ, मतलब आसानियां चाहिए, आसानी जल्दी भी बहुत। जल्दी बहुत। अब हमारे यहाँ मैंने 92 में पहली किताब आई थी, और मैं 78 से लिख रहा था, शायरी कर रहा था। तो 78 से 92 तक आप देख लें कितना अरसा है जब मैंने हिम्मत की कि अब किताब आ जाए। यहाँ ये भी मैंने देखा कि वो कहते हैं जी पहले किताब छपवा लें, शायरी बाद में कर लेंगे। ये भी है कि पहले किताब आ जाए, चीज़ें मवाद कहाँ से लाओगे? वो जैसे भी है ना, देखें अब होता क्या है, अब किताब जो है ना वो बहुत सारी जगह पर एक टूल बन चुकी है। मिसाल के तौर पर आपने अगर कहीं इंटरव्यू के लिए जाना है तो आपके क्रेडिट में एक किताब है, तो वो आपको इंटरव्यू में मदद देगी। कुछ जो यूनिवर्सिटी से और बाकी इदारों से जो लोग मुंसलिक हैं उनको तरक्की में मदद देती है किताब, कि उसकी इतनी किताबें आ गई, वो उसके क्रेडिट में ये किताबें आ गई। सो इस तरह करके फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी छाप दी जाती हैं कि जिन्हें जो शायद जिसे हम कहते हैं कि रत्ब याबस को इकट्ठा कर दिया, कि उसे बना दिया कि जी ये किताब। अच्छा, बहुत सारी किताबें मैंने उसी एक बात की, बहुत सारी किताबें हम ऐसी देखते हैं, किताब पर डिपेंड करता है कि वो आपको कितनी दूर लेकर चलती है। मैं किताब शुरू करता हूँ, मुझे पता नहीं चलता, सुबह हो जाती है, आज ऐसे नज़र देखी है 2:30-3 बज गए, 3:30 बज गए, अब सोना चाहिए। लेकिन बाज़ औक़ात होती है कि आप किताब उठाते हैं, उसे देखा किताब आपको गिरफ्त में ले लेती, आप उसे रख देते हैं। तो ये किताब पर डिपेंड करता है कि वो आपको कारी को गिरफ्त में लेती ही नहीं। किताबें अच्छी होंगी, किताब से दूर इसलिए भी हुए कि हमने वो कुछ छाप दिया जो किताब नहीं था। हमारे यहाँ लोगों को, फिर लोग गए, उन्होंने कहा यार ये क्या है, ये इससे अच्छी चीज़। फिर आपको बहुत सारी डिजिटल मीडिया ने, डॉक्यूमेंट्रीज़ ने, हमारे बच्चों ने, हमने जो कुछ किताबों से सीखा वो हमारे बच्चे जो हैं वो यूट्यूब से सीख रहे हैं। बहुत सारी किताबों से ज़्यादा मवाद टॉपिक्स पर वहाँ मौजूद है। कुछ ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज़ बनी हुई हैं जो कुछ हमने किताबों में पढ़ा वो सारा कुछ डॉक्यूमेंट्रीज़ में आ गया। सो एक लेवल चेंज भी हो रहा होता है, तब्दील हो रही होती हैं चीज़ें, और हमें तब्दीली का साथ देना चाहिए। मैं अपना बताता हूँ कि मेरी उम्र के बहुत सारे लोग जो हैं वो शायद वीडियो एडिटिंग ना कर सकते हों, या वो वर्ड के ऊपर काम करना ना जानते हों, या उन्हें वेबसाइट चलानी ना आती हो। मैं अपनी वेबसाइट खुद चला लेता हूँ। मुझे पता है कि यहाँ तस्वीर कैसे लगानी है, किस रेशो की लगानी है, कितने पिक्सल्स की लगानी है, और उसका मैटर कितना होना है। तो जब ये चीज़ें आप उसको अपने आप साथ आप डिवेलप करें, आपके पास अब फ़ोन के अंदर इतने सिस्टम आ गए हुए हैं कि शायरी जो है वो टिकटॉक पर शिफ्ट हो गई। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही। अब लोग ज्यादा उधर ही देखते हैं। उधर क्या है, छोटे 1-1 मिनट के, आधे मिनट के क्लिप्स हैं, 2-2 शेर हैं। ज्यादा देर देखना भी पसंद नहीं करते। अब वो वाला हुई था ना कि आप, अच्छा आपको थोड़ा सा हुआ, कुछ शायरी आपको अट्रैक्ट की तो आपने उसको फुल वीडियो देख ली। अगर आपको थोड़ी सी भी अट्रैक्ट नहीं करेगी तो आप फौरन आप उसको चेंज करेंगे। इसी तरह 2 शेरों पर आ गए ना। और बहुत सारे शायर जो हैं
उन्होंने उसमें अपना नाम बनाया। बहुत सारे लोग हैं जिनको जो मैं देखता हूं कि उनके टिकटॉक फॉलोअर्स, और वो संजीदा शायर हैं, अच्छे शायर हैं। ये नहीं कि टिकटॉक पर फजूल चीज़ें ही होती हैं। आप पर डिपेंड करता है कि आप उसे कैसा यूज़ करते हैं और आपका उसके साथ क्या बिहेवियर है। अगर आप ये बताएं कि ये जो टिकटॉक पर जो शायरी है, हम बचपन में पढ़ते थे गज़ल और नज़में, उसके अंदर एक पूरी एक रिदम बांधा जाता था कि एक पूरी कहानी होती थी उसके अंदर। मगर आपको नहीं लगता कि ये टिकटॉक वगैरह के या ये जो रील्स बन रही हैं, यूट्यूब पे शॉर्ट्स बन रहे हैं, तो उन्होंने वो उसका मकसद ही खत्म कर दिया गज़ल और नज़म का। अब मिसाल के तौर पे मैं कोई भी काफिया मिला दूं उर्दू का, थोड़ा सा अगर मुझे उर्दू आती हो तो उसमें मैं एक स्लैंगिंग वर्ड्स मिलाकर एक अपनी वो आप बेशक, मैं आपकी बात समझ गया। पहली बात तो ये है कि टिकटॉक पर भी जो गैर संजीदा शायरी है ना, वो नहीं चल रही। लोगों को भी देखें, आप अगर स्लैंग डाल देंगे उसमें, या आप वो चीज़ डाल देंगे जो रिदमेटिक ना हो, वो शायरी में बुनियादी तौर पर तो रिदम है जो आपको गिरफ्त में लेता है। अगर उसमें रिदम नहीं है, उस नज़म में या गज़ल में आहंग नहीं है, तो वो आप जितनी भी कोशिश कर लें, वो लोग उसको नहीं पसंद, क्योंकि वो आपका मेंटल जो केमिस्ट्री है ना, उसकी केमिस्ट्री मैच ही उस वक्त करती है कि जब उसमें एक लहर होती है, एक बहर होती है। बहर का मतलब बहाव में आ जाता है, बहती हुई शायरी है, बहूर कहते हैं हम इसको। तो शायरी में जो औजान और बहूर हैं, तो वो उसका नाम भी बहूर, इसी दरियाओं की तरह। अच्छा, बहुत सारे नौजवान जो हैं वो शायरी की तरफ, अब माशाल्लाह बहुत सारे नौजवानों का इंटरेस्ट शायरी की तरफ बढ़ चुका हुआ है, तो अब उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या कहेंगे जो आ रहे हैं? देखिए, उनके लिए मैं तो नए लोगों को ये कहता होता हूँ कि नए लोग जो है ना, वो आएँ, शायरी की तरफ आएँ, लेकिन तसल्ली के साथ, उजलत ना करें। दूसरी बात यह है कि नए लोगों की हौसला शिकनी नहीं करनी चाहिए। अगर कोई लिखना चाह रहा है, वो गलत लिखेगा पहले, तो आप उसको ये ना कहें कि तुम कर ही नहीं सकते। बहुत सारे लोग इस तरह कहते हैं, यार तूने ये क्या कह दिया, तेरा काम ही नहीं है। उसको हौसला शिकनी कर देते हैं। जिसने कोशिश की है, थोड़ी सी भी कोशिश की है, आप उसे कहो यार अच्छा है, लेकिन 2-4 मरतबा और कहो, ठीक हो जाएगा। सो वो आगे निकल जाते हैं लोग। हमें उसको अगर इब्तदाई सतह पर ही उसको हम डांट देंगे या उसका हौसला तोड़ देंगे, तो फिर वो दोबारा वो आगे चलेगा ही नहीं। थोड़ा सा हौसला देंगे तो फिर वो मजीद मेहनत करेगा। बहुत सारे आ जाते हैं ना, कुछ लोग होते हैं, अच्छा वो कहते हैं सीनियर्स को जब कुछ सीखना भी तो नहीं चाह रहे थे, कुछ ऐसे भी नौजवान हैं जो कहते हैं कि वो हर चीज है, सब एक जैसे नहीं होते। और सब ये भी नहीं है कि सारे नौजवान एक जैसे हैं, लेकिन वो भी है कि जो नहीं सीखना चाहते, अच्छा वो जो नहीं सीखना चाहते ना, उनके लिए फिर हमारे पास एक इलाज है। वो इलाज ये है, ये मेरे साथ जर्नलिज्म में हुआ। उन्होंने भी कहा कि यार ये गलत कहते हैं, बाकी उन्होंने किसी ने कहा कि यार ये हमसे पूछते हैं। अच्छा, भी पूछने में तो कोई हर्ज नहीं ना। अगर किसी जूनियर से भी आप किसी बात को पूछ रहे हैं, तो आपको हरफ आखिर तो नहीं होता कोई भी। तो लेकिन हम जब किसी से पूछते थे, तो हम कोई बुजुर्ग हमारे से बात पूछ लेते थे, हम ये नहीं कहते थे कि इन्हें आता नहीं। वो बात है ना, वो हमारा हौसला बढ़ाने के लिए भी कई दफा हमसे पूछ रहे होते थे, ताकि हमें कॉन्फिडेंस आए कि यार ये सीनियर ने पूछा है हमसे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो सर बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा। टाइम वो कहते हैं ना कम है हमारे पास, सर के साथ जो है बातें करने के लिए, जो है ना वो बहुत सीखने के लिए, मैं कहती हूँ हमें बहुत सारा टाइम चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा आपका। सलमान आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे। और इसके साथ ही नाज़रीन, अभी हमने ब्रेक पे जाना है। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एट 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और ब्रेक के बाद हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ करवा देती हूँ। सबसे पहले तो हमारे साथ आज मौजूद हैं जी अहमद हसन साहब, हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि फॉरेन एजुकेशन कंसल्टेंट है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, हमें बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का करम है। और इसके साथ ही जो हमारी दूसरी गेस्ट हैं वो हैं जी रुबीना अहमद, हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि लाइब्रेरियन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मुल्तान से हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, आज हम बात करेंगे जिस तरीके से हमारे बहुत सारे नौजवान जो है बाहर के मुल्क जाना चाहते हैं, बहुत से लोग चले भी गए हैं। अभी इस हवाले से जो है इनसे जानेंगे कि किस तरीके से जो है बाहर जाना हो तो क्या तरीक़ेकार होना चाहिए, किस तरीके से अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि हमारे बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो फ्रॉड का शिकार भी हो जाते हैं, उनको बहुत सारी फिर परेशानियों का, मुश्किलात का जो है उनको सामना करना पड़ता है। क्या सही तरीक़ेकार है, क्या चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी हैं,
तो आज हम इनसे जानेंगे, अहमद से, और इसके साथ ही हम जो है रुबीना से भी जानेंगे। इस टाइम जो बहुत ज़्यादा तालीमी इदारे हैं वहाँ पर लाइब्रेरियाँ जो हैं वो मौजूद नहीं है, इस हवाले से भी बात करेंगे। और स्टूडेंट्स को किन मसाइल का सामना रहता है, लाइब्रेरी से किस तरीके से जो है वो मदद हासिल की जाती है, ये तमाम चीज़ें जो है हम रुबीना से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अहमद, आप क्या कहना चाहेंगे इस टाइम हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको किस तरीके से अप्लाई करना चाहिए बाहर के ममालिक स्टडीज़ वीज़ा के लिए अगर वो जाना चाहते हैं, इस हवाले से बताइएगा। सबसे पहले तो जी शुक्रिया इस टॉपिक पे बात करने का मौका दिया। असल में आज के टाइम पे पाकिस्तान का जो स्टूडेंट है वो बहुत शदीद डेस्परेट है कि बस मुझे एग्जिट करना है पाकिस्तान से। उसके लिए मुझे कोई भी रास्ता इख्तियार करना पड़े, चाहे वो स्टूडेंट वीज़ा का हो, चाहे वर्क वीज़ा हो, या इवन कोई इलीगल तरीके से भी मुझे जाना पड़े, मुझे जाना है बस पाकिस्तान एग्जिट करना है। जबकि आज से 10 साल पहले तक इस रुझान में बहुत कमी थी, आजकल ये बहुत ज़्यादा हो गया। अब उसमें स्टूडेंट करता क्या है, उसको वो खुद भी रिसर्च करेगा, ज्यादातर वो YouTube देखता है। YouTube से आपको पता है YouTube तो ओपन है, कोई भी उठाता है वीडियो बना देता है, मैं आपको 5 लाख में 10 लाख में हम बाहर भेज देंगे। स्टूडेंट कोई रिसर्च नहीं करता, डायरेक्ट उसको अप्रोच करता है एंड अपना प्रोसीजर स्टार्ट करवा देता है। इन दी एंड पता क्या चलता है, वो उस बंदे ने फ्रॉड कर दिया। बहुत सारे टाइम्स पे स्टूडेंट ये करता है कि किसी ऐसे एजेंट को जाके मिलता है, जो असल में एजेंट एंड कंसल्टेंट में बहुत एक डिफरेंस है। एजेंट ना मोस्टली आपके साथ फ्रॉड कर रहे होते हैं एंड कंसल्टेंट आपको ना गाइड करता है, यार आपकी ये प्रोफाइल है, ये मेरे पास ऑप्शंस हैं, हम इस रोड मैप के थ्रू आपको वहां पे मतलब मूव करवा सकते हैं। बट आजकल क्योंकि पाकिस्तानी, जो सबसे पहले मैंने बात की, डेस्परेट है, उसको जो शॉर्टेस्ट वे लगता है, जो उसको कहते हैं ना ढोंगी एजेंट्स, उनकी बातों में फंस जाते हैं और इन दी एंड वो कहीं भी नहीं जा पाता, वो फिर पाकिस्तान में ही रह जाता है। अच्छा, फिर बहुत सारे ऐसे होते हैं ना जो इलीगल जाते हैं और वो हमारे सामने नताइज आते भी हैं कि किस तरीके से जो है उनकी डेथ हो जाती है या फिर वो वहां पर कैद कर दिए जाते हैं, मार दिए जाते हैं। तो एक तो मतलब जाहिर सी बात है बहुत सारी ये इस तरह की मुश्किलात आती हैं। अच्छा, उस पर कुछ टाइम तो बात की जाती है, लेकिन उसके बाद हम फिर देखते हैं कि वही तमाम चीजें जो है वो रिपीट हो रही होती हैं। असल में ये ट्रेंड ना काफी पुराना है, ये जो इलीगल तरीके से जाते हैं, बट उसमें ना थोड़ी कमी थी। लाइक आप कह सकते हैं साल के जाते होंगे 1000-2000 लोग, बट आजकल ना बहुत ज्यादा ये ट्रेंड हो गया। उसकी वजह क्या है कि आजकल एक तो लोगों को अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस उनको थोड़ी सी भी हो, यार आपके पास एजुकेशन नहीं है, आप वर्क वीजा पे भी जा सकते हो, आपके पास स्किल है, आपके पास एक डिग्री है, आप एजुकेशन, आप स्टडी वीजा पे जा सकते हो। लेकिन उसके बावजूद क्योंकि वही बात, एजेंट उसको बोलता है वो उस वीजे पे जाओगे 30-35 लाख लगेगा, उसके बाद वापिस आना पड़ेगा, मैं तुम्हें इस रूट के थ्रू लेके जाऊंगा, सेफ एंड साउंड, तुम्हें रास्ते में खाना भी मिलेगा, ये भी। बट उसको ये नहीं पता कि इलीगल तरीके से मैंने बॉर्डर क्रॉस किया नहीं, तो उसकी बातें सारी झूठी हो जाती हैं और बहुत सारे लोगों की जान जाती है। अभी रिसेंट कुछ माह पहले ये भी आपने भी सुना होगा कि वो एक कश्ती, बहरहाल ये तो आए रोज होते रहते हैं ये वाले सिनेरियोस। अच्छा, कुछ होते हैं जो हाइलाइट्स हो जाते हैं, मैं अक्सर बात है ना, कुछ हमारे कैमरा के सामने आ जाते हैं तो वो एक चीजें जो है हमारे सामने आ जाती है। उसके बाद जो हम बिहाइंड द कैमरा अगर बात करें तो बहुत सारे मसाइल हैं जो हमारे सामने नहीं आते और हमें पता ही नहीं होता लोग क्या क्या किन किन मुश्किलात। ये हाईलाइट भी अभी इसलिए हुआ था कि वो ऑलमोस्ट 100+ लोग थे जो अपनी जान गंवा बैठे। आज से पहले जो है ना वो 3, 4, 5 करके, मतलब अगर 10 लोगों ने ये काम किया तो उसमें से 3, 4, 5 जाते थे, उनका पता ही नहीं चलता था। बट ये हाईलाइट हो गया थोड़ा। ये कि सोशल मीडिया भी है, फिर उसके बाद सबसे पहले आपके पास मोबाइल है तो अब इजी हो गया लोगों को जो है ना वीडियोस बनाकर जो है अपलोड कर देना ताकि हमारी आवाज जो है वो लोगों तक पहुंच सके और हमारा जो मसला है। अच्छा, इस पे मजीद आपसे जानते हैं, रुबीना से जानते हैं। रुबीना, जदीद टेक्नोलॉजी आती जा रही है, हम बात करते हैं कि लोगों के पास अब जो है ना आसानियां ज्यादा होती जा रही हैं। लोग पहले कहते हैं कि अच्छा हर तालीमी इदारे में आपके पास जो है लाइब्रेरी जो है वो लाजमी मौजूद होती थी, अगर बहुत सारी चीजें जो है वो टीचर्स भी अक्सर आपको कहते होते थे कि आपको लाइब्रेरी में जाए, वहाँ बैठें, पढ़ें, स्टडी करें, मुताला करें। तो अभी हमारे यहाँ एक सोशल मीडिया भी आ गया, हमारे पास बहुत सारे गूगल भी है, अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हुई हैं जहाँ पर आप जाएं और फौरन एक क्लिक पे आपको बहुत सारी चीज़ें, आपको डिटेल। तो फिर लोग लाइब्रेरी में जाना जो है वो पसंद नहीं करते या जाते ही नहीं है, क्या कहेंगे इस बारे में? इसकी एग्जाम्पल मैं इस तरह से कोट करूंगी कि कोई बीमार होता है ना, वो डॉक्टर के पास बाद में जाता है और
नेट पे उसको पहले सर्च कर लेता है कि ये सिम्टम्स हैं तो मुझे ये बीमारी हो सकती है, वो खुद से इसी तरह ना बच्चों को ये लगता है कि जो भी हमें मीडिया पे ऑनलाइन जो भी चीजें अवेलेबल हैं वो हमारे टॉपिक से रिलेटेड हैं, हमें वो इन्फॉर्मेशन, बाज़ औक़ात बच्चे उसको पढ़ते भी पूरा नहीं। अगर उनको कोई असाइनमेंट असाइन भी कर दी जाती है कि वो कॉपी पे जी जस्ट उसकी हेडिंग देख ली और इतने लाइंस बन रही हैं, हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, तो वो कॉपी पेस्ट के साथ ना अपनी असाइनमेंट सबमिट कर। बात यहाँ से है कि भी हम ये कहते हैं जो भी तरक्की याफ्ता हम माशरे देखते हैं वहाँ कुतुब-बिनी का शौक आपको बहुत नजर आएगा। और वो अगर वो तरक्की कर रहे हैं तो इसी बुनियाद पे कर रहे हैं। मैं एक जो है एक रिपोर्ट पढ़ रही थी मार्च में पहले मैंने पढ़ी थी लास्ट ईयर, तो वहाँ था 40% जो लोग हैं वो किताब पढ़ते हैं, और अब जो मार्च में मुझे रिपोर्ट जो मेरे सामने है उसमें सिर्फ 25% लोग किताब की तरफ जो है ना अब मौजूद हैं, और 75% ऐसे हैं कि उनको लगता है कि उनको जरूरत नहीं है, कि जो चीजें हमें आराम से मिल जाती हैं, बुक जाएं, बुक के लिए एफर्ट्स करें, टाइटल ढूंढें, फिर उसमें आपको पूरी बुक पढ़नी पड़ेगी, वो चैप्टर को खोलना पड़ेगा। इसके लिए हम कहें कि बच्चों का रुझान क्यों कम हो रहा है, बहैसियत वालिदैन पहले तो हमारी ड्यूटी बनती है। देखिए मेरे बच्चे ने ना, मैं अगर रात में फ्री होती हूँ, मैं खुद 1 घंटा मोबाइल यूज करती हूँ, मैं अपने बच्चों को कैसे कह सकती हूँ कि आप बेटा इस टाइम में मैं खुद किताब पढ़ रही हूँ, तो मैं बच्चे को कहूँ, मैं उनको स्टोरी सुनाया करती थी। आहिस्ता आहिस्ता मेरे एक कुलीग ने कहा आप ना उनके लिए, मतलब आप सुनाने के बजाय उनकी रीडिंग हैबिट डेवलप करने के लिए आप साथ बैठ जाया करें, उन्हें रीड करने दिया करें। मैंने अपने कैरियर का आगाज अलिफ लैला बुक बस सोसाइटी से किया था। वहाँ मैं स्टोरी टेलिंग किया करती थी, जो हम बहैसियत वालिदैन ये काम अपने घर से शुरू हमें करना पड़ेगा। अब यूनिवर्सिटी लेवल में बच्चे अगर मेरे पास आते भी हैं, मैम क्लियरेंस दे दें, हम कौन सा यहाँ आए थे तो आहिस्ता आहिस्ता हम ये सब कोशिश कर रहे हैं कि टीचर्स जब आएंगे उन्हें खुद पता होगा कि यहाँ पे हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड कितना के मवाद मौजूद है, इसमें से कौन सा मवाद के लिए मैं स्टूडेंट को भेजूं कि यहाँ से असाइनमेंट आपने बनानी है। अब हम बड़ी आसानी से कह देते हैं हमारे पास टाइम तो है नहीं, ठीक है, किताब पढ़ने के लिए आपको किताब ना, हम अगर माजी की बात करें वो बेहतरीन जहनों ने लिखी होती है, ठीक है। हम उस पे मिल के हम अगर हम बाहर जाते हैं, हमें नजर आता है कि गाड़ी अगर कहीं रुकी हुई होगी, लोग वहाँ किताब पढ़ रहे होंगे, ऐसे वो एयरपोर्ट्स वेट कर रहे होंगे, वो वहाँ बुक पढ़ रहे होंगे, उनके बैग में किताब मौजूद होगी। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कॉल ड्रॉप हो गई है जी, वहीं से कंटिन्यू करेंगे। हॉस्पिटल में भी लाइब्रेरीज होती भी हैं, ठीक है। तो मैं ये कह रही हूँ तालीमी इदारों में अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो एसोसिएशंस हैं लाइब्रेरी से रिलेटेड, वो अब कोशिश यही कर रही हैं कि जो स्कूल, हम ये कहते हैं स्कूल में बच्चे को किताब की क्या जरूरत है, सिर्फ उसको यूनिवर्सिटी में जरूरत है क्योंकि उसने असाइनमेंट बनानी है, ठीक है, कि भी हमारे यहाँ पढ़ा लिखा तबका सिर्फ यूनिवर्सिटी पास आउट स्टूडेंट को ही समझा जाता है। बात वो ये बुनियाद कहाँ से रखी जाती है, आगाज से, स्कूल से, ठीक है। हम अगर प्राइवेट सेक्टर में बात करें, बहुत अच्छा ट्रेंड है कि वहाँ एक लेक्चर एक पीरियड होता है जो लाइब्रेरी पीरियड के नाम से होता है। तो मैं पिछले दिनों वीसी साहब को भी यही सजेस्ट कर रही थी कि हमें भी एक पीरियड ना अब लाइब्रेरी पीरियड रख लेना चाहिए अपने यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। बच्चे कहते हैं नहीं वो 40 to 50 मिनट्स तो हमने अपने वो वाले लेक्चर में पढ़ लिया, ठीक है। तो अभी जो है यहाँ पर भी 1 घंटा जो है वो वहाँ पे भी जाना पड़ेगा। अच्छा जी, कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। चलें, टीवी का वॉल्यूम काइंडली बंद कर दें। वालेकुम सलाम जी। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? अपने टीवी का काइंडली वॉल्यूम बंद कर दें, बात करने में फिर आपको भी मुश्किल होगी और हमें भी सुनने में कुछ अच्छा, हमेशा हम बात करते हैं कि जब भी आप कॉल मिलाते हैं तो अपनी टीवी का वॉल्यूम काइंडली बंद कर दिया करें, ताकि हम बात करने में आसानी भी आपको हो सके, हमें भी सुनने में आसानी हो सके, और हम इजीली आपका जो क्वेश्चन आप करना चाह रहे होते हैं हम उनका जवाब भी आपको दे सकें। अच्छा, ये ज़रूरी है कि तालीमी इदारों को भी इस पे फोकस करने की ज़रूरत है, और साथ साथ जिस तरह पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, इन तमाम, वो कहते हैं ना, ये तमाम चीज़ें जुड़ी हुई हैं, एक दूसरे के साथ इनका कनेक्शन है। जब तक हम तमाम लोग अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझेंगे तब तक चीज़ें जो हैं वो बेहतर नहीं हो सकती। अच्छा अहमद, इसी तरीके से हम कहें कि कुछ लोग होते हैं जो तालीम के हवाले से जाना चाह रहे होते हैं, कुछ होते हैं जो कहते हैं कि अच्छा वहाँ जाकर हम कमा सकें ताकि हम अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें। तो ये वैसे कमाने वाला तो बहुत ज़्यादा है मेरे ख्याल में, स्टडीज़ के लिए भी हम कहेंगे लोग करते हैं, अच्छा अगर उस पर नहीं हो रहा तो उस वीज़े पे अप्लाई कर दें, स्टडी वीज़ा पे अप्लाई कर दें, शायद इस तरीके से हो जाए। थोड़ा सा इस हवाले से अवेयरनेस दीजिएगा।
एक्चुअली स्टूडेंट वीज़ा जो है ना आज के टाइम पे एक टूल समझा जाता है सिर्फ। नॉर्मली होता क्या है कि स्टूडेंट वीज़ा होता है कि आप स्टूडेंट गया है अब्रॉड किसी भी कंट्री में गया है, वहाँ जाके अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करता है, उसके बाद उसको वर्क अलाउ होता है, उसके बाद वो वर्क करे, देन उसके पास ऑप्शन है कि वो वहाँ स्टे करना चाहे या वो वापस आके अपने कंट्री को सर्व करना चाहे। बट आज के टाइम पे जो है ना, अभी रिसेंट एक गैलप सर्वे भी हुआ है कि हर 3 में से 2 लोग पाकिस्तानी वो हैं जो चाहते हैं कि हम बाहर जाएं और वापस आए ना। तो आज के टाइम अब हमारे पास भी अक्सर स्टूडेंट आते हैं, पहले आके ये क्वेश्चन होता था यार मेरी ये प्रोफाइल है, मुझे इस कंट्री में जाना है, तो मुझे जो है ना पूरा प्रोसीजर बताएं। आज के टाइम पे ये होता है स्टूडेंट कहता है जी मैंने एग्जिट करना है, बस मेरे लिए कौन सा कंट्री है जहाँ पे मैं इजीली जा सकता हूँ। पढ़ना मैंने कोई नहीं है, मैंने वहां जाके काम करना है। आज के टाइम पे अब 90% मुझे तो लगता है कि स्टूडेंट्स जो है ना वो स्टूडेंट वीजा को एक टूल समझ रहे हैं क्योंकि ईजी है। वर्क वीजा लेने के लिए आपको एक लंबा चौड़ा ख्वारी है, फिर उसमें 2 नंबरी बहुत ज्यादा है पाकिस्तान में। हर दूसरा बंदा वर्क वीजा बेच रहा है, मुख्तलिफ कोई 25 लाख 75 लाख इवन 1 करोड़ रुपए तक का वर्क वीजा बिका है। और वहाँ स्टूडेंट मतलब जो भी वहाँ पे जाता है पाकिस्तानी, उसके बाद वहाँ जाके ख्वारी होता है। तो स्टूडेंट वीजा जो है ना एक सिक्योर समझा जाता है, आप जाओ सारा ऑथेंटिक काम होता है आपका, स्टूडेंट को खुद भी पता चल रहा होता है कहाँ तक मेरा प्रोसीजर पहुंचा है। यूनिवर्सिटी उसको डायरेक्ट कम्युनिकेट कर रही होती है, स्टूडेंट जाता है वहाँ जाके वीक में उसकी 1 से 2 दिन की क्लास होती है, बाकी उसको वर्क अलाउ होता है, जो एक उन्होंने नंबर ऑफ आवर्स दिए हुए हैं स्टूडेंट को अलाउ होता है वो जाके करे, उसके बाद उसको वर्क वीजा मिलता है। एंड देन आपको जो स्टूडेंट वीजा होता है ना ये PR तक लेके जा सकता है अगर आप इसको तरीके से लेके चलें, वहां जाके कोई ऐसी हरकत ना करें, अपनी स्टडीज कंप्लीट करें, आप अपनी स्किल वहां गेन करें, देन आपको PR तक मिलती है। सही। तो बट आज के टाइम पे स्टूडेंट जो है ना वो ये चाह रहा है कि बस वर्क करना मैंने काम ही है, स्टूडेंट वीजा के थ्रू भेज दें। सही है। अच्छा, क्या क्या चीजें जरूरी हैं, मतलब अगर आपने अप्लाई करना है तो फर्स्ट आपके पास क्या क्या हो? अगर देखिए आपके पाकिस्तान में जो है ना सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे यहाँ पे यूनिवर्सिटी वीजा मिलना ही मुश्किल हो जाता है ना, सबसे पहले तो ये वीजा भी हमारी अपने लोगों की वजह से है ना। मैं स्टूडेंट वीजा को लेकर बात करूँ ना, हमारे यहाँ पे क्योंकि यूनिवर्सिटीज कम है और उनमें एडमिशन क्राइटेरिया बहुत डिफिकल्ट है। इवन आप BZU में देख लें, हर साल कितने बच्चे एप्लीकेशन सबमिट करते हैं एडमिशन के लिए, और सिर्फ स्पेसिफिक कुछ लोग होते हैं जो एडमिशन सिक्योर कर पाते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर मेरिट। बट आपको फॉरेन यूनिवर्सिटी में किसी में एडमिशन लेने के लिए ना नॉर्मली ये होता है आपके पास एक वैलिड डिग्री हो, आपके 60% उसमें मार्क्स हो, आपके पास एक पासपोर्ट हो आपका, और आपके पास IELTS हो। बट UK में तो अभी ये भी ऑप्शन है कि आप IELTS भी आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटीज दे रही हैं। ठीक है, लेकिन आपके पास ये 3 एसेंशियल्स हैं। ठीक है, इस पे मजीद बात करते हैं। नाज़रीन अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे कि वहाँ पर IELTS के हवाले से जो है वो, हाँ जी। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि 3 एसेंशियल्स होते हैं आपके पास। वैलिड एक आपके पास डिग्री होनी चाहिए, 60% उसमें मार्क्स हो, चल जाएगा। आपके पास आपका वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए और आपके पास IELTS होना चाहिए। ये 3 एसेंशियल्स हैं, आप अपना स्टूडेंट वीजा अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और IELTS करना जो है वो जरूरी है, मतलब बिल्कुल जरूरी है। और अच्छा, मोस्टली स्टूडेंट की ना इससे बड़ी जान जाती है कि यार IELTS नहीं करना, IELTS का कोई तरीका बता दें। और फिर असल में IELTS के साथ और भी टेस्ट होते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट होते हैं जिसमें PT, ऑक्सफोर्ड इस टाइप के टेस्ट होते हैं। तो बट स्टूडेंट ना मोस्टली उसको अवॉइड करना चाह रहा होता है। हम लोग स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं कि यार IELTS कर लो, तुम्हारे लिए ही फायदा है। क्योंकि वहां जाके, अब मेरे जितने स्टूडेंट है ना वो जाके बताते हैं कि अहमद भाई वहां से तो हमने ये पढ़ा था, हमारी इंग्लिश बहुत अच्छी थी, हमें लगता था यहाँ आके समझ नहीं आती, लेक्चर्स में बैठे हुए समझ नहीं आती कि टीचर बोल क्या रहे हैं। अच्छा, एक्सेंट का भी होता है ना? एग्जैक्टली, एक्सेंट का बहुत डिफरेंस होता है, टोटली डिफरेंट है, उनका टोटली डिफरेंट होता है, तो बात समझने में और करने में भी आपको जो है वो बड़ा, बट ये है कि फिर वहां रह के स्टूडेंट्स कर लेते हैं खुद से ही। अच्छा, जहाँ जिस मुल्क आप जाते हैं तो वहाँ पर जाहिर सी बात है आपको, यहाँ हमारे वहाँ वैसे ही होना चाहिए, हमारे तालीमी इदारों में भी लैंग्वेजेस के हवाले से इस पे काम होना चाहिए, ताकि आप बच्चों को जो है वो लैंग्वेज आ सके, और कहीं भी अगर वो किसी ममालिक में बाहर भी जा रहे हैं तो उनके लिए ईजी हो। असल में मसला ये है कि हमारे यहाँ पे ना कोई मतलब प्रोसीजर्स नहीं है। यूनिवर्सिटी में आपको एजुकेशन ही अच्छी मिल जाए वही बड़ी बात है, इंग्लिश लैंग्वेज तो सेकेंडरी चीज हो जाती है। फिर हमारे यहाँ पे आज के टाइम पे अगर मैं आपको बात करूँ, टू बी वेरी फ्रैंक, टीचर पढ़ाना नहीं चाहता, स्टूडेंट पढ़ना नहीं चाहता, और गवर्नमेंट जो है वो आपको रिसोर्सेज देना नहीं चाहती। आप स्टूडेंट यहाँ पे डिग्री कर भी लेता है, आप देखें बैचलर्स इंग्लिश में ही होता है, कौन सा बैचलर उर्दू में हो रहा है पाकिस्तान में? सारे इंग्लिश में ही होते हैं। कोई भी बैचलर्स डिग्री उठा के देख ले, मास्टर्स, बट उसके बावजूद भी जो है ना वो स्टूडेंट्स उस कैलिबर का नहीं होता जो एक फॉरेन डिग्री लेके स्टूडेंट आता है या वहां से बैचलर्स करता है।
मोस्टली रीजन ये होती है कि हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में रिसोर्सेज नहीं है, स्टूडेंट के दिमाग में बस जब फर्स्ट सेमेस्टर में ये होता है कि मैंने डिग्री की तो बाद में मेरे पास एक ट्रे में जॉब आएगी, मैंने वो करनी है सुकून से। हाँ। कोई हम लोग वो भी नहीं, अब तो जॉब भी नहीं है, अब तो आपको इसके लिए भी असल में पाकिस्तानी जो है ना, हमारी मोस्टली यूथ जो है ना, वो अपना कोई रोड मैप बनाती ही नहीं है। लाइफ इज अ रेस, और अब ये आज के टाइम पे रेस बहुत ज्यादा तेज हो चुकी है। और हमारे मोस्टली पाकिस्तानी, इवन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि 80% पाकिस्तानी, उनको यही नहीं पता कि मैंने कल क्या करना है। सही बात है। मैंने कौन सी बैचलर्स डिग्री करनी है, इस बैचलर डिग्री के बाद क्या करना है। अचानक से मूड बना कि यार मेरा फलाना कजन गया हुआ है, मैंने भी बाहर चले जाना है। अच्छा बाहर तो चले जाना है, अब सोच तो लिया, तो उसके लिए आइल्स भी करो भाई, अगर करना है बाहर जाना है तो। नहीं आइल्स नहीं करना, अच्छा डिग्री कंप्लीट नहीं, डिग्री भी कंप्लीट नहीं करनी, मैं दोबारा से बैचलर्स कर लूंगा। तो असल में फॉरेन कंट्रीज को भी ना यही इशू है कि यार हमारे पास जेन्युइन स्टूडेंट नहीं आ रहा। स्टूडेंट वहां चला भी जाता है, उसके बाद जाके पढ़ता कोई नहीं है, यूनिवर्सिटी से भाग जाता है, काम में बिजी हो जाता है जाके। इस वजह से जो है ना आज के टाइम पे हर पाकिस्तानी मुल्क से भागना चाह रहा है, मगर कोई और दुनिया का मुल्क जो है ना पाकिस्तानी को लेना नहीं चाह रहा है इस टाइम तक। अभी रिसेंटली हम ब्रेक में भी यही बात कर रहे थे कि पाकिस्तानियों के लिए तो दुबई तक का वीजा बंद हुआ हुआ, जो हमारे से 2 घंटे की फ्लाइट पे है। अच्छा, लेकिन पहले हालांकि ज्यादा इजी था दुबई का पाकिस्तान का। अब पाकिस्तानियों के लिए जो बहुत ज्यादा जो है वो रिस्ट्रिक्शंस आ चुकी हुई हैं। अच्छा, उसके लिए भी आपको पहले कुछ आप तमाम चीजें अपनी जो है वो आप रजिस्टर्ड करवाएंगे, तब आप जाके आपको कहीं वीजा जो है वो आपको वहां का मिलेगा। हम लोग ना पाकिस्तानी एक बात ये करते हैं कि यार पाकिस्तानी पासपोर्ट बहुत बुरा पासपोर्ट है, हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं होता है एयरपोर्ट पे। अभी मैं कल परसों अपने एक दोस्त के साथ भी डिस्कस कर रहा था कि पाकिस्तान फिजिकली जाके तो गंद नहीं मारता ना। हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तानी एम्बेसडर्स वहां पे होते हैं, हम जाके ये चीजें करते हैं। अब पाकिस्तान, अब हर एयरपोर्ट पे आप देख लें, यूरोपियन मोस्टली कंट्रीज में ना पाकिस्तानी पासपोर्ट पे एक दफा तो देख के इमिग्रेशन ऑफिसर उसको वो बड़ी चिढ़ खाता है कि यार ये क्या पासपोर्ट आ गया। अच्छा, ये इंडियंस है वहां पर, मेरा खुद भी बाहर जाने के इत्तेफाक हुआ, तो जहाँ जितने जैसे हमारा हमसाया मुल्क है, जितना वहां पे उन लोगों को अप्रिशिएट किया जाता है, इतना पाकिस्तानियों को नहीं किया जाता। तो फौरन से पाकिस्तानी को ये अच्छा आपको कर लेंगे, वो अच्छा यार पाकिस्तानी, तो वहीं पे आपका जो है ना वो कहते हैं यहाँ लाइनों में, हम फख्र करते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, और बाहर जाए तो वो कहते हैं कि जी वो इस नजर से देखते हैं कि जाहिर सी बात है बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो सिर्फ अपनी बहुत सारी ऐसी चीजों की वजह से जो है ना मुल्क का नाम खराब करते हैं। देखिए पाकिस्तानी बुरे नहीं है, बट ये वहां जाके पता नहीं इनकी क्या होता है। हम दुनिया की क्रिएटिविटी आगे जाती है, पाकिस्तानियों की क्रिएटिविटी पीछे नेगेटिव क्रिएटिविटी है इनकी। बस ये जाते हैं कि एयरपोर्ट से अब हमें पता चल जाए, कोई जुगाड़ पता चल जाए। अब बेसिकली आपने नाम आप सही लिया ना कि जुगाड़ वाला सिस्टम जो है ना ये इसी पे ही आ जाता है। अच्छा, कोई ना कोई शॉर्टकट ढूंढ लेंगे आप कहने तो कहेंगे अगर कोई जुगाड़ का आएगा शॉर्टकट है, वो कहेंगे पाकिस्तानी को बुला लो, उसे सब पता होगा। वो ये कह सकते हैं ना कि वो सोने की जो मुर्गी का सोने के अंडे का वेट नहीं करते, वो मुर्गी ज़बह करने की तरफ चले जाते हैं। असल में पाकिस्तानी खुद ही है जिन पासपोर्ट का नाम खराब किया है। आप देखें जितना किसी भी वहां नेगेटिविटी में देख लें, ज्यादा नहीं कहूंगा बट मोस्टली में पाकिस्तानी इंक्लूड होते हैं। आप देख लें कितने भी हम यही बात कर रहे थे ना कि कितने भी बाहर के मुमालिक होंगे, वो सबसे पहले अगर पाकिस्तानियों के बीच में आएंगे ना तो उसके लिए बहुत सारी, अब आपके लिए जो है ना उनके कानून आ जाएंगे, बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, क्या सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए, बाकियों के लिए उनके लिए बहुत सारा उनको अप्लाई करना और उनके लिए वहां जाना वो बड़ा ईजी है। असल में यूथ जो है ना वो इस टाइम हार्ड वर्किंग करना नहीं चाहती, वो चाहती है बस ट्रे मिले हमें, सब कुछ सजाया मिले और टाइम से पहले मिल जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, आप क्या देखती हैं वैसे स्टूडेंट्स के लिए? आप बिल्कुल अपने एज आपका प्रोफेशन भी ऐसा है टीचिंग, आप स्टूडेंट्स को किस तरह देखती हैं? स्टूडेंट्स में है कि हाँ जी एक होता है बंदे को क्रिएटिव होना, अच्छा आपको सीखने का कि शौक होता है बच्चों को सीखें? अहमद साहब ने बड़ी अच्छी बात की, हमारी यूथ में ना वो शौक नहीं है, बस वो अब यही बात है कि हमारा एडमिशन हो गया यूनिवर्सिटी में अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, डिग्री लेनी है, वैसे हमने बाहर जाना है, ये अब्बा का कोई कारोबार है, हमने उसी को आगे लेके चलना है। देखिए ये लगन, मैं वही बात कहूँगी कि या तो बच्चों के पास अब वसाइल बड़े आ गए जो हम मोबाइल की सूरत में उनके पास देखते हैं, ठीक है। पहले ये होता था लाइब्रेरी में लोग जाया क्यों करते थे, या तो किताब खरीदने की उनके पास इस्तात नहीं होती थी, ये कह सकते हैं, बाहर से जाके बाहर से हम खरीद सके। दूसरा ये होता था कि चलो को पुरसुकून जगह बैठी है, किसी और को पढ़ता हुए देखते हैं, हमारा भी दिल चाहता है हम भी पढ़ें, असाइनमेंट ये मिली है, या क्लास में जब जाएंगे कुछ सवाल पूछा जाएगा तो उसका बेहतर जवाब हम दे सकेंगे। अब ये होता है कि अगर हम बदतमीजी से ज्यादा बात कर सकते हैं तो हम ज्यादा कामयाब समझे जाते हैं, ठीक है। किताब हम बात करते हैं कि मैंने पहले भी कहा कि ज़हीन ज़हनों ने वो किताब लिखी होती है, बिल्कुल। हमें बोलने के आदाब कहाँ से आएंगे, पढ़ेंगे तभी बोलना आएगा।
हम अक्ल, वो जैसे कहते हैं जिस्मानी तौर पर जैसे हमारी उम्रें बढ़ रही होती है ना, हमें अक्ल और शऊर बढ़ाने के लिए किताब पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, इसके पेश नज़र हमने अब ना 8 और 9 को 8-9 मई को हमने लाइब्रेरी साउथ पंजाब लाइब्रेरी फेस्टिवल का इनकाद कर रहे हैं हम लोग। उसमें हमने बुक फेयर, लोग आएँ, किताब अपनी पसंद की देखें। अब हमें ये कहा जाता है जी इस बुक को साथ लेके फिरने का क्या फ़ायदा होता है। ठीक है, हमें ई बुक्स ईजिली अवेलेबल हो जाती हैं। दूसरा ये कि हमने एक पोस्टर कंपटीशन कराया कि भी बच्चे कोशिश करें कि किताब की अहमियत क्या है और उसको हमने आइडियाज़ के थ्रू कैसे प्रेजेंट करना है। सही, एक कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी ठीक, कौन बात कर रहे हैं? अहमद हसन से सवाल। जी बात करें आप। अस्सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम। अहमद हसन भाई, अभी आप बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में हालात ऐसे हैं और बच्चे जुगाड़ करते हैं, आप खुद बच्चों को बाहर भेजते हैं, तो आप खुद क्यों नहीं बाहर गए अभी तक? आप मुल्क के अगेंस्ट इतना जा रहे हैं। देखें जी, मैं मुल्क के अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं हूँ और ना मैं किसी पाकिस्तानी के अगेंस्ट हूँ। मैं बस ये पाकिस्तानियों को अवेयरनेस दे रहा हूँ कि अगर आप बाहर जाना चाह रहे हैं, आपके पास है, ऑप्शन है। अगर आप पाकिस्तान में रह के कुछ करना चाह रहे हैं, आपके पास ऑप्शन है। बट मैं स्टूडेंट्स को भी ये अवेयरनेस देना चाह रहा हूँ कि अगर आप जो भी करना चाह रहे हैं, आप अपना एक रोड मैप जरूर बनाएं कि मैंने कल ये करना है, परसों ये करना है और मेरा लाइफ का टॉप मैंने ये अचीव करके रहना है। असल में पाकिस्तानियों में ना आजकल जो स्टूडेंट्स भी जाना चाह रहे हैं ना, उन लोगों को नहीं पता कि मैंने बाहर जाना है, मैंने किस यूनिवर्सिटी में जाना है, किस कोर्स में जाना है, इस कोर्स के बाद मुझे क्या बेनिफिट्स होंगे, इस कोर्स को करने के बाद मैंने कहाँ पे जॉब करनी है। पाकिस्तानियों को असल में इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है जिसके बारे में मैं अवेयरनेस देना चाह रहा हूँ। और मैं पाकिस्तान के बिल्कुल अगेंस्ट नहीं हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम प्राउड पाकिस्तानी। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अच्छा, वो हम लोग तो इस चीज पे बात करें कि क्या क्या चीजें हैं, या आपको अच्छा वो समझ रहे हैं शायद हम पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहे हैं। वो पाकिस्तान में मौजूद है तो पाकिस्तान के खिलाफ कैसे बात कर सकते हैं। और फिर वही बात है कि कुछ लोगों की वजह से ये बात हो रही थी कि कुछ लोग ऐसे हैं जो जाकर पाकिस्तान का नाम खराब करते हैं, जिसकी वजह से हम लोग जिस तरह से जाते हैं तो पाकिस्तान बोल के यार ये पाकिस्तानी के लिए ही मुश्किलात क्यों है। तो हम तो इसको करेंगे, अगर हम अपनी चीजों को दुरुस्त कर लेंगे तो फिर हम इजीली, हमारे लिए भी चीजें जो हैं वो आसान हो जाएंगी। कि अगर किसी ने बाहर के मुल्क जाना है, कोई कमाने जा रहा है, या अगर वो स्टडीज वीजा पे जाना जा रहा है, तालीम हासिल करना चाह रहा है, तो एक सही तरीकेकार है जिसको देखते हुए, रूल्स को फॉलो करते हुए वो वहां पर जाए ताकि उसको भी मुश्किलात ना हो। और फिर पीछे जाहिर सी बात है ज्यादा सफर कौन कर रहा था? अगर आपका बच्चा बाहर गया हुआ है, वो किसी मुश्किल में है, तो पीछे कौन सफर करेगा? पेरेंट्स सफर करेंगे। वो वहां पर अलग परेशान होगा, आप यहाँ पर अलग, तो फिर वो जाहिर सी बात है किस तरह से मसला, अगर हुकूमत भी आपकी उस चीज को नहीं देख रही तो फिर कौन आपका मसला सॉर्ट आउट करेगा? ये बात ये हो रही थी। इस तरह से तो देखें, हम कायद आजम के टाइम से देखें, कायद आजम खुद एक फॉरेन डिग्री होल्डर हैं और उसके बाद से फॉरेन डिग्री लेना देखें बुरी बात नहीं है, बट बुरी बात यह है कि आप फॉरेन डिग्री लेके अपने कंट्री को कुछ ना दे सको। और अच्छा, बेहतर तो यही है ना कि जो लोग वहां से पीएचडी कर रहे होते हैं या बहुत अच्छी वहां से एजुकेशन, बहुत, अगर वहां का डॉक्टर वहां से कुछ अच्छी चीजें अडॉप्ट करके ट्रीटमेंट के हवाले से वो आकर पाकिस्तान में सर्व करे तो हमारे लिए ही बेहतर होगा। लेकिन हम फिर वही बात है, हुकूमती सतह पर शायद वो चीजें नहीं हो रही जिसकी वजह से हमारा बहुत सारा टैलेंट शिफ्ट हो चुका हुआ है, तो वो पाकिस्तान में सर्व नहीं कर रहा उस तरीके। अभी देखें, पाकिस्तान जो है ना टॉप 20 ब्रेन ड्रेन कंट्रीज में इंक्लूड होता है। ब्रेन ड्रेन से मतलब है कि हमारे जो स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं वो बाहर जा रहे हैं बहुत तेजी से, जिसमें डॉक्टर्स हैं, हमारे इंजीनियर्स हैं, हमारे बिजनेस ग्रेजुएट्स हैं, इस तरह के जो हमारे प्रोफेशनल ग्रेजुएट्स हैं। अभी रिसेंट ईयर की बात करूं तो 4.5 प्रोफेशनल्स बाहर गए हैं जिन्होंने वापस आना ही नहीं है। 4.5 लाख प्रोफेशनल्स। आप ये देखें, वो पाकिस्तान को बहुत कुछ दे सकते थे। जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके वहां लोगों ने ही उनको बनाया। चाइना की बात कर लें, जापान की बात कर लें, इवन इंडिया की ही बात कर लें, तो उनके लोगों ने ही उनको बनाया। बट हमारे अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो है ना, गवर्नमेंट इस चीज के ऊपर ध्यान ही नहीं देना चाह रही कि यार हमारा एक टैलेंट बाहर जा रहा है जो जिसका फायदा हमें होना था, हमने उन पर इन्वेस्ट किया, अब वो बाहर नहीं आएगा, वो उन लोगों को फायदा देगा। ये असल में सारा सिनेरियो है जिसकी वजह से मतलब हम लोग आज डिस्कशन कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ जी, हम टीचर से भी बात। अच्छा, एक कॉल भी है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं और क्या सवाल करेंगे? मैम, मेरा सवाल ये है कि मेरे बच्चे ने अभी अप्लाई किया हुआ है ऑस्ट्रेलिया से। अच्छा, ठीक है। तो वहाँ का उसका वीजा का रिजेक्ट हो गया है, वीजा नहीं लगा वहाँ पे, यानी कि वो कहते हैं कि आप इस यूनिवर्सिटी से अप्लाई नहीं कर सकते, किसी और में जगह बनाए तो इसलिए। अच्छा, तो आप वो तो
किया है सारा प्रोसीजर, लेकिन वहाँ वीजा नहीं लगा, तो उसके बाद पेमेंट वापस नहीं हो रही। तकरीबन 6 माह गुजर चुके हैं, अभी तक पेमेंट हमारी वापस नहीं हो रही। अच्छा, उस एजेंट से आपको पेमेंट जो है वो वापस नहीं मिल रही? हमें कोई तरीकेकार बताएं या फिर हम किस तरह। आपने कोई सवाल करना है? नहीं, मैं इसको गाइड कर देता हूँ। चलें ठीक हो गया, हम आपकी बात का जवाब देंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जी, कॉलर थे हमारे साथ, उनको जवाब दे देते हैं। जी, अच्छा, असल में पिछले 1 साल में ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा वीज़ा रिफ्यूज़ल रेट देखने को मिला है और काफ़ी वीज़ा रिफ्यूज़ हुए हैं, और फीस रिफंड होने में जो है ना नॉर्मली 1 महीने से 1.5 महीना तक लग जाता है। नॉर्मली यूनिवर्सिटी तो ये कहती है कि 3 वीक्स में हम आपको रिफंड कर देंगे, बट 1 महीना लग जाता है। अब आपको क्योंकि 6 माह हो चुके हैं फीस रिफंड नहीं, तो आप यूनिवर्सिटी से अप्रोच करें, यूनिवर्सिटी को डायरेक्ट, जिस यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हुआ था उनको अपना सारा सिनेरियो बताएं, उनको कॉल करें। बेहतर तो ये आप उनको ना कॉल कर लें, आप कॉल करिएगा उनको सुबह 6-7 बजे के टाइम, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया टाइम जो है ना हमसे 7 घंटे वो आगे हैं। उनको कॉल करके बताएं कि जी मैंने इतनी फीस पे की थी और अभी तक वापस नहीं हुई। नॉर्मली होता ही है कि थर्ड पार्टीज ना फीस आपकी ट्रांसफर कर रही होती हैं ये ऑस्ट्रेलिया में, जिसमें फ्लाई वायर है, कन्वेयर है, तो हो सकता है कि वो फ्लाई वायर या कन्वेरा के पास कहीं स्टक हुई हो। यूनिवर्सिटीज ना नॉर्मली रिलीज कर देती हैं। हाँ, अगर अब वीजा रिफ्यूज हुआ है, मुझे ये नहीं पता कि किस बेस पे रिफ्यूज हुआ है, अगर तो किसी फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट पे वीजा आपका रिफ्यूज हुआ है, फेक बैंक स्टेटमेंट पे हुआ है, तो यूनिवर्सिटी आपको फीस रिफंड करने की पाबंद नहीं है, यूनिवर्सिटी क्लियरली बताती है। बट अगर जेनेरिक रिफ्यूजल है ना, तो आप यूनिवर्सिटी को कॉल करें और उनको बताएं कि जी अभी तक मुझे फीस रिफंड नहीं है और मुझे फाइनेंशियली इश्यूज हैं, तो काइंडली आप इसको एक्सपेडाइट करवाएं, यूनिवर्सिटी नॉर्मली करवा देती है। अच्छा, और जिस तरह अगर एजेंट की थ्रू हुआ है और एजेंट से आपने रिकवरी करनी हो, तो वो तो सबसे बड़ा मुश्किल है कि अगर वो फिर एजेंट होता है, क्योंकि कंसल्टेंट कभी खुद फीस नहीं लेता। कंसल्टेंट देखें, आपको जब ना यूनिवर्सिटी की तरफ से एक ऑफर लेटर आता है, उस पर बैंक की सारी डिटेल्स होती हैं। स्टूडेंट, मैं तो यही गाइड करता हूँ स्टूडेंट को, भाई खुद जाओ बैंक, वहां जाके अपने अकाउंट से डायरेक्टली पे करो, मुझे स्लिप दे दो, मैं यूनिवर्सिटी को ट्रांसफर कर दूंगा। ठीक है। आज के टाइम पे भी रिसेंट काफी ये केसेस हो रहे हैं कि एजेंट्स जो है ना वो फीस खुद पे करते हैं, उसमें वो फिर फेक तरीके से पे करते हैं, क्रेडिट कार्ड वाले स्कैम्स हैं, बड़ी किस्म के स्कैम्स हैं। अगर तो एजेंट ने लिया तो फिर जाहिर बात है कि एजेंट जिम्मेदार है, उसको पूरी फीस वापस करेगा। बहुत से लोग कहते हैं ना कि वो कहते हैं अच्छा यार हमें ये बहुत सारे मसाइल आ रहे हैं, तो चले आप खुद करवा दें, आपको बेहतर पता होगा। वही बात, पाकिस्तानी खुद कुछ नहीं करना चाहते, वो कहते हैं बस अच्छा यार आपको पता होगा, आपका तो रोज का काम है, आपको तो ये तमाम चीजें पता होंगी, चले आप ही कर दें फिर। तो वो इस चक्कर में भी फिर लोग जो है ना वो फंस जाते हैं, अगर वो सही बंदा चूज नहीं। लेकिन फाइनेंशियल्स ना जो भी क्लाइंट होगा ना उसको वो खुद करने चाहिए, उसके हाथ से पे होगी, उसे पता होगा कि मैंने कितनी पे की है, पे हुई भी है कि नहीं हुई। सही है जी। मैडम से बात कर रहे थे हम कि किस तरीके से स्टूडेंट्स जो हैं और टीचर्स, अच्छा आप समझती हैं टीचर्स किस तरीके से अपना रोल प्ले कर रहे हैं? चले स्टूडेंट्स का आता है कि उनको इतना इंटरेस्ट नहीं है, या उनमें अभी भी हम देखते हैं कि कॉन्फिडेंस की कमी है, या बहुत सारे ऐसे मसाइल जो हम अभी भी स्टूडेंट्स को देखते हैं कि टीचर्स उस तरीके से अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रही हैं। नहीं मैडम, कॉन्फिडेंस की स्टूडेंट में अल्हम्दुलिल्लाह कमी नहीं है, ठीक है। वो अपनी बात, अब हमें ये लगता है हमारे टाइम के बच्चे और अब के बच्चों में बड़ा कॉन्फिडेंस का बड़ा फर्क है, ठीक है। जो टीचर्स की बात है, हम ना ये फेस्टिविटी में हमारा यही प्लान है कि जिन टीचर्स ने बुक्स अपनी लिखी हैं उनको जो है ना डिस्प्ले किया जाए, उनकी मोटिवेशन में स्टूडेंट्स को भी पता है, हमारे टीचर हमें पढ़ा भी रहे हैं और अपनी नई रिसर्च जो कर रहे हैं उसको किताब की फॉर्म में किस तरह लेकर आ रहे हैं, आर्टिकल किस तरह के आ रहे हैं। अच्छा, उसमें मैंने आपको कहा कि हमने मुशायरा किया, हम पूरी फेस्टिविटी की तरफ क्यों आए? कोई भी सुनता था ये कहता था जी लाइब्रेरी फेस्टिवल कैसा होता है, हमने बाकी फेस्टिवल तो सुने हैं, ठीक है, इसमें क्या होता है? बात वही है, मैं ये कह रही हूँ कि स्टूडेंट को हमने एंगेज खुद करना है अपने साथ कि ठीक है ये लाइब्रेरी है। मैं अक्सर बच्चों से कहती हूँ बेटा गवर्नमेंट ने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की है और आप लोगों के लिए की है, ठीक है। आप ये एक सर्वे में मैं पढ़ रही थी कि लोग ना इन्फॉर्मेशन लेते कैसे हैं, वो सबसे पहले दोस्त को कॉल करेंगे, बताइएगा कि इसका क्या जवाब हो सकता है। हम किताब को उठाना, उसमें से ढूंढना, किताब को खोलना पसंद नहीं करेंगे, ठीक है। उसके लिए वही बात है कि जब हम अपने बच्चे को ट्रेन बचपन से ही करेंगे ना कि ये बेटा किताब है, इस किताब से आपने क्या सीखा उसको लिखो, ठीक है। उसके बाद ना हम स्कूल के से अगले स्टेप पे आ जाते, कॉलेज में आ जाते हैं कि कॉलेज का बच्चा स्कूल की थोड़ी सी सख्ती से जब बाहर निकलता है उसको लगता है अब तो मुझे बहुत ही आज़ाद परवान मिल गई है, मैंने बहुत ऊंचे उड़ान भरनी है, और उसमें वो अक्सर ही नीचे ही गिर जाते हैं कि उनको अपनी जो स्कूल की सख्ती होती है कॉलेज में बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी होती है उस लेवल पर। उस्ताद अपना किरदार अब भी अदा कर रहे हैं, हम ये नहीं कहते कि उस्ताद पढ़ा नहीं रहे, उस्ताद कोशिश नहीं कर रहे।
हमारे बच्चों का इंटरेस्ट हमने कैसे डेवलप करना है इस टाइम, जो हमारा मकसद है कि सोशल मीडिया को होने के बाद वो एक्टिविटी हम उनके साथ कर रहे हैं। इसी तरह की के पोस्टर कंपटीशन करा रहे हैं, ऐसे राइटिंग कंपटीशन करा रहे हैं, डिबेट करा रहे हैं। ये वो बच्चे होंगे ना, ये तो कोशिश करेंगे कि किताब को पढ़ कर आएं, ठीक है। अब हम ये कहें कि भी जो इतने सालों की एक्सरसाइज एक हुई हुई है किताब ना पढ़ने की, वो एक दिन में तो हम जादू की छड़ी से उसको कवर नहीं कर सकते, ठीक है। वो छोटे छोटे स्टेप लेकर हम सब ने, बीइंग अ पेरेंट्स, टीचर्स, एज अ लाइब्रेरियन, हम सब ने अपना किरदार अदा करना है इसमें, बुक की जो है ना, बुक रीडिंग हैबिट्स को डेवलप करने के लिए। अच्छा, वो जिस तरह से आप पहले भी बात करें ना, बाहर के ममालिक में जैसे लोग सफ़र कर रहे हो तो उनका मेन ये होता है कि अच्छा किसी से आपने गप्पे लड़ाने के बजाय ना आप बुक खोलें, आप बुक पढ़ना शुरू कर दें। हमारे यहाँ तो ये तो ज़्यादातर लोग ज़्यादा कहते हैं अच्छा बुक रख दो, चलो आप बातें करें तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई। अच्छा, फिर लोगों के सबसे जो मेन अभी आ रहा है कि सोशल मीडिया आ गया, तो सोशल मीडिया की वजह से जो है लोग वो भी होता है कि अच्छा वहाँ पर भी पढ़ना पसंद नहीं करते। अच्छा, कुछ लोगों ने अगर लिखा हुआ भी है तो बहुत कम, अगर उनके मतलब की कोई बात लिखी हुई है तो उसको वो पढ़ लेंगे और उसके बाद जो है वो। मैम, मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ ना कोई भी किताब जो शाया होती है ना, उसकी ज़्यादा भी कॉपीज़ की जाए ना 1000 प्रिंट होती हैं। अगर आप इसको बाहर के किसी ममालिक में देखें ना, 10-10 करोड़ कॉपीज़ जो है ना वो प्रिंट होती हैं, ठीक है। हाँ, अगर बहुत कोई अच्छी किताब आ गई 6 माह से जो है ना 1 साल तक वो बेचारी ना 11 कॉपीज़ को बेचने में कामयाब होती है और अगले साल हम उसका दूसरा एडिशन अभी जो ज़्यादा लिखने वालों को हम आए दिन हम लोग भी इस पे शोज कर रहे होते हैं, तो जो आते हैं वो सबसे पहले कहते हैं कि हमें एक तो हुकूमती सतह पर भी उस तरीके से राय नहीं मिलती, ठीक है। फिर सेकेंडली जो मसला आता है कि फाइनेंशियली जो है वो बुक अब लिखना भी उनके लिए मुश्किल हो गया है कि अच्छा पेज पे आपने किस तरह इसको फिर पब्लिश कराना है, उसके और मसाइल हैं, अच्छा बिकेगी नहीं। अब वो कहते हैं कि हमें ये होता है कि अगर हम बुक लिख भी रहे हैं और हमने जाहिर सी बात है एक मेहनत होती है हमारी कि हमारी वो बुक उसको हम महफूज करते हैं, तो बुक ये होता है कि जाके फिर हमें दोस्तों को देनी पड़ती है, जाके आगे मिल रहे हैं तो यार ये तोहफतन जो है वो आओगे, ये बुक जो है मेरी आई है, इसको आप पढ़ें, आप अपने बच्चों को पढ़ाएं। तो ये हमारे यहाँ तो ये भी चीज़ें जो है ना वो बड़ी मुश्किल होती जा रही है दिन ब दिन। ऐसे है, वो जो भी किताब से जुड़े आप कहें कि शोबे हैं, हाँ, वो लिखना आप तब सीखते हैं जब आप पढ़ते हैं, ठीक है। बोलना आप तब सीखते हैं जब आप सुनते हैं, बिल्कुल, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह ना हमें सुनने की अब आदत रही है, ठीक है, और ना पढ़ने की, ठीक है। उसके लिए आप अच्छा पढ़ेंगे, आप अच्छा बोल सकेंगे, आप अच्छा लिख सकेंगे। अब लिखने के जो बेचारे अच्छे मुसन्निफ हैं वो कोशिश कर रहे हैं हम लिखें, हाँ, जो यूथ है वही आपको बता रहे हैं सोशल मीडिया से बाहर नहीं आ पा रहे, ठीक है। उसमें मैं वही बीइंग अ पेरेंट्स, बीइंग अ टीचर, हम सबको मिलकर किरदार अदा करना। बिल्कुल ऐसे ही है। यही है ना कि हम लोगों को अपना जो है हिस्सा शामिल करना पड़ेगा, तभी चीजें जो है वो बेहतर होंगी। कतरा कतरा मिलके मैडम इंशाल्लाह दरिया बनता है। बिल्कुल। तो हमारी छोटी छोटी एफर्ट से ही हम ना इसका सर्वाइवल फिर से लाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, इसके साथ ही अहमद, जिस तरीके से अभी अगर कोई बाहर के मुल्क कमाने गया, ये तो हम स्टडी के हवाले से बात कर रहे थे, अभी हम आ जाते हैं कि जो लोग कमाने के लिए जाना चाह रहे हैं उनके हवाले से बताइए कि वो किस तरीके से अप्लाई करेंगे या उनके क्या तरीकाकार होना चाहिए। देखिए, मार्केट में ना जो लोग वर्क वीज़ा लेना चाह रहे हैं ना, सबसे पहले तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि मैं आज प्रोग्राम में बताऊंगा, आप अपने एजेंट से ये लाजमी करें। अभी मार्केट में ना एक ये है, आप एक एजेंट के पास जाते हो, आप कहते हो कि यार मुझे जो है ना यूके में जाना है या फलाना है किसी भी कंट्री में जाना है, मुझे वर्क वीज़ा लेके, तो वो कहता है ये 10-15 लाख 20 लाख इतने तक का मैं आपको वर्क वीज़ा वहाँ पे पहुँचा दूंगा। सबसे पहले आप ये देखें कि वो वर्क वीज़ा उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, उस एजेंट की ऑथेंटिसिटी क्या है, प्लस आपको वो जिस कंपनी के बिहाफ पे वर्क वीज़ा लेके दे रहा है वो कंपनी है भी सही, गूगल पे कहीं नज़र आ रही है, आपको कब से काम कर रही है। नॉर्मली होता ही है पाकिस्तान में ना, आप 50-60 लाख का वर्क वीज़ा लेते हो, आप जाते हो, और ये रियल टाइम एग्जांपल दे रहा हूँ, ये हुआ है, बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है जो हमें कोर्ट हुई है ये चीज़ें। आप 50-60 लाख देके आप वर्क वीज़ा लेके जाते हो, वहाँ जाके आपको पता चलता है कि वो तो कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, वो सिर्फ पेपर्स में कंपनी है। अब आप कहते हो कि अब मैं क्या करूं, कंपनी तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। अब वो जिसके थ्रू आप वर्क वीज़ा लेके गए होते हैं वो आपको कहता है कि भाई जाओ मार्केट में कहीं भी जॉब करो, प्लस जितनी सैलरी लोगे उसका इतना % मुझे चाहिए होगा, अगर नहीं दोगे तो क्योंकि मेरी कंपनी के बिहाफ पे आए हो, मैं आपको वापस भिजवा दूंगा। अब आप वहां जाके बाउंड हो जाते हो। बेहतरीन तरीका ये है कि आप लिंक्डइन पे सर्च करें, अगर आपको जॉब्स चाहिए, आपके पास कोई स्किल है, आप अपनी स्किल्ड इमिग्रेशन करवाएं, वो सबसे बेस्ट चीज़ है स्किल्ड इमिग्रेशन।
अगर आपको कोई वर्क वीजा ऐसे कहता है ना मैं आपको इतने लाख में यहाँ पहुंचा दूंगा, आपका कोई डॉक्यूमेंट नहीं, जस्ट पासपोर्ट चाहिए, तो वो झूठ बोलते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये सब कुछ ये जानते हुए भी बहुत सारे लोग जो हैं वो मुझे नहीं समझ आती कि वो फिर भी पैसा भर रहे होते हैं, जानते हैं कि अच्छा यार ये शायद अपनी एक होता है ना इंसान खुद सेटिस्फाई करने का, जब नुकसान हो जाता है, जब आपका कुछ इस तरह का और मसला हो जाता है फिर आप तब भी उन चीजों से नहीं समझते, फिर भी आपको बहुत सारे लोगों को फिर आप कह रहे होते हैं। मसला ये है कि अगर पाकिस्तान में इतनी मतलब उनको फैसिलिटीज दी जाएं, ये सब चीजें हो, तो फिर तो है ये डू और डाई वाली गेम है जो आजकल पाकिस्तानी कर रहे हैं, हमारे सब लोग कर रहे हैं। ये सब लोग तो नहीं, काफी लोग ये कर रहे हैं कि यार यहाँ पे हमने एक प्लाट भी 60 लाख का नहीं आता, तो चलो 60 लाख लगा के बाहर चले जाओ, 1 साल में ये कर लेंगे, 2 साल, वो मतलब उन्होंने पूरी प्लानिंग की होती है, बट उनके साथ मोस्टली हाँ फ्रॉड हो जाता है मोस्टली। तो सबसे अच्छी चीज मिल जाए या डॉलर मिल जाए तो क्या ही बात है फिर तो। अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह हमें भी दे, आमीन। बिल्कुल नाज़रीन, मजीद भी इससे जानेंगे, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा जी, हम अहमद से जान रहे थे कि किस तरीके से जो है वो क्या तरीके क्वेश्चंस आप मेरे हमें बताना चाह रहे थे उस टाइम। हाँ, क्वेश्चंस बस यही थे कि आप ऑथेंटिसिटी देखें, प्लस आप ये देखें जिस कंपनी के बिहाफ पे आप वीजा ले रहे हैं क्या वो कंपनी वैलिड है, वो एग्जिस्ट कर रही है, आपका कोई जानने वाला है उसे भेज के देखें फिजिकली इसका ऑफिस है वहाँ पे, तो ना वर्क वीजा लें, कोई इशू नहीं है। ऑल्दो मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आप अपनी स्किल्ड इमिग्रेशन करवाएं, वो ज्यादा अच्छी चीज है। अच्छा, स्कॉलरशिप के भी हवाले से भी जो है वो चीजें होती है, इसके हवाले से भी थोड़ा सा बताइएगा। स्कॉलरशिप्स जो होती है ना यूरोप में तो आपको इजीली मिल जाती हैं, यूरोप ऑलमोस्ट यूरोप के हर कंट्री में जो है ना आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप मिल जाएगी, बट जो इंग्लिश कंट्रीज है ना उनका सिनेरियो ये है वो आपको पार्शियल स्कॉलरशिप देते हैं, क्योंकि उनकी जो है ना इकोनॉमी ही ज्यादातर स्टूडेंट वीजा पे चल रही है। जो स्टूडेंट वहाँ जाते हैं स्पेंडिंग्स करते हैं, प्लस यूनिवर्सिटीज अर्न करती हैं। नॉर्मली अगर आप यूके की बात करें, वहाँ के मास्टर्स डिग्री वहाँ के अपने लोगों के लिए वो 8,000 7,000 की पाउंड्स की होती है, जबकि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए डबल है, 16 से 18,000 के दरमियान वो फॉल करती है। तो वो लोग अर्निंग वहाँ से करते हैं, इसलिए वो पार्शियल स्कॉलरशिप्स देते हैं और वो फेयर होता है। आपको कुछ ये नहीं होता कि यार मुझे पता नहीं चला, मुझे स्कॉलरशिप कहा था यहाँ के फीस, यूनिवर्सिटी आपको खुद ग्रांट करती है और आपको ईमेल आ जाती है, कोई मसला नहीं है। अच्छा, सही। अच्छा, आप क्या समझते हैं कौन से ममालिक बेहतर हैं और किनका इजीली जो है वो आपको वीजा भी मिल जाएगा और आप वहाँ जा सकते हैं? ये वाला क्वेश्चन ना पाकिस्तानियों के लिए इनवैलिड हो चुका है, क्योंकि अब पाकिस्तानी कहता है कि बस भाई मुझे अल्लाह माफ करे अफगानिस्तान ही भेजना पड़े, वहाँ ही भेज दो। और पाकिस्तानियों की साइकी है, मैं फिर कहूंगा मैं पाकिस्तान को बुरा नहीं कह रहा, ये पाकिस्तानी ये हमसे क्वेश्चंस होते हैं। अभी के लिए जो है ना देखें, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है ना आजकल वीजा पे थोड़ा सा तंग कर रहा है, कनाडा ने भी अब मतलब लिमिटेड किया है नंबर। कनाडा का बहुत आया ऐसे अंबार, मैं कहती हूँ इतनी वीडियोस आई, इतनी अच्छा लोग इस पे भी वो हो गए, हर आए बंदे ने ना वीडियोस। अच्छा, वहां से भी बैठे लोगों ने जो है वीडियोस अपलोड करना शुरू कर दिए, के भी तो पैसे हैं ना। हाँ, तो अच्छा ये कर ले, वो बंदा इतना मेंटली कंफ्यूज हो जाता है, यार ये बंदा ठीक बोल रहा है या ये बोल रहा है या ये सही है, तो इसी कंफ्यूजन में जो है वो बंदा जो है अपना बहुत सारा नुकसान भी कर बैठता है। देखें, बात फिर वही है जो मैं बताना चाह रहा हूँ, स्टूडेंट को ना सबसे पहले रिसर्च करनी है कि जो मैं करने जा रहा हूँ ये वहाँ पे इसकी क्या मेरी जो स्किल है इसकी वहाँ डिमांड है भी कि नहीं, इस स्किल की किस एरिया में ज्यादा डिमांड है, किस कंट्री में इसकी डिमांड है, और कहाँ पे जाके मैं ज्यादा जल्दी प्रोफेशनली ग्रोथ मुझे मिल सकती है। आप कोई भी कंट्री चूज करें, कोई मसला नहीं है। अगर आपको लगता है कि यार मैं जो स्किल मेरे पास है इसकी पाकिस्तान में ज्यादा डिमांड है, तो आपको जाने की जरूरत ही नहीं है, पाकिस्तान में करें और आपको अच्छा डॉलर्स में आप अर्न कर सकते हैं। अच्छा, जिस तरह अभी आईटी में भी हमारा देख रहे हैं कि यहाँ पर भी लोग अब यहाँ से घर बैठे जो है वो अर्निंग कर रहे हैं ऑनलाइन के हवाले से, जो है वो इस पे काम मजीद हो, तो मेरे ख्याल में लोगों के लिए ये कि अच्छा पाकिस्तान में ही बैठ के आप जो है वो अच्छा सर्व कर सकते हैं। डॉलर्स में तो बहुत सारे लोग कमा भी रहे हैं और बहुत सारे और उनको उनसे पूछे ना तो यार तुमने बड़े चंद दिनों में जो है वो बहुत अच्छी आमदन बना ली, डॉलर्स कमा लिए, तो कहते हैं यार ये भी एक राज की बात है। बताएंगे नहीं, लेकिन बताएंगे नहीं आपको कि किस तरीके से बनाए, लेकिन जाहिर सी बात है हर काम मेहनत के बगैर जो है वो आप उसको अचीव नहीं कर सकते, तो मेहनत जो है वो बड़ी ज़रूरी है। अच्छा, आपकी जिस तरह से हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं और जिस तरह से भी यहाँ पर हम देखते हैं लाइब्रेरीज, एक बड़ी लाइब्रेरी है, उसमें भी लोग बस कुछ लोग होते हैं जस्ट विजिट करने के लिए जाते हैं, अच्छा देखें अच्छा माहौल है, खूबसूरत बुक्स सजी हुई हैं, बस इस हद तक होते हैं। अच्छा, आप क्या समझती हैं क्या क्या यूनिवर्सिटीज़ किस तरीके से रोल प्ले कर सकती हैं? तालीमी इदारे जो है, वही बात है, गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट ने ना पिछले कुछ सालों से यूनिवर्सिटीज़ के बजट को बड़ी कट लगाया, ठीक है। वो जो हमारा एक अच्छा सा एनुअली हमारा बजट हुआ करता था जिसमें हम डिपार्टमेंट्स की डिमांड के हिसाब से किताब खरीदते थे, ठीक है। अब वो ये है कि हम हमारे अपने सर्वाइवल के लिए, मतलब यूनिवर्सिटीज़ के अपने सर्वाइवल के लिए हमने डिग्री ऑफ प्रोग्राम बढ़ा दिए हैं, ठीक है।
अच्छा, वो जो स्टूडेंट आया है उसको उसके रेलेवेंट सब्जेक्ट से बुक्स हम दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे? सही, ठीक है। उसके लिए हम वही बात करते हैं, जो बजट है, जो चीज़ें अवेलेबल हैं, हम स्टूडेंट्स को कहते हैं आप मोस्टली आप आएँ, उसको विजिट करें, वहाँ देखें, बैठें। बच्चा आएगा, एसी चल रहा है, बहुत अच्छी बात है, नेट की स्पीड बड़ी अच्छी है, बहुत अच्छी बात है। और अब जो ये फेस्टिवल हम करवा रहे हैं उसमें हमारे जो बेस्ट, जो टॉप रीडर्स हैं, जो रेगुलर हमारे यूज़र्स हैं, उन्हें नंबर ऑफ बुक्स कितनी इशू कर, ऐसे भी बच्चे हैं वेट कर रहे होते हैं, अच्छा ये बुक रिटर्न कब होगी, ठीक है, ऐसे भी बच्चे हमारे पास हैं। हम ये नहीं कह रहे कि सब बच्चे ऐसे हैं जिनको बिल्कुल ही इंटरेस्ट नहीं है। अगर ये हमारा चल रहा है, ये सिस्टम उन बच्चों की वजह से चल रहा है। सही है। अच्छा, वो लिटरेचर की बुक भी पढ़ेंगे, सिर्फ ये नहीं है कि कोर्स की बुक पढ़ेंगे, ठीक है, वो आएंगे बैठेंगे। उसमें बहुत सारे बच्चे भी ऐसे भी आएंगे, बस चलो ठंडी हवाई वहाँ पे बैठ के ले लें, ठीक है, इंटरनेट कोई ना कुछ टाइम आपने अपना स्पेंड करना है तो वो आप इसमें। हम अच्छा, मैडम ये कहते हैं कि बच्चा अगर आ भी रहा है ना, हाँ, चलें उसकी एक बुक पे नजर पड़ जाएगी, हाँ, तभी तो उसकी ख्वाहिश पैदा होगी ना कि हमें इसको खोल के देखना भी है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, ये जो आपका फेस्टिवल होने जा रहा है, ये कब हो रहा है? ये 8 और 9 मई को हम कर रहे हैं। अच्छा, ठीक ये है। सुबह हमारे इंशाल्लाह 9 बजे से इसका स्टार्ट है। उसमें हम बुक फेयर करा रहे हैं, हम सेमिनार करा रहे हैं, डिबेट कंपटीशन है हमारा, ऐसे राइटिंग कंपटीशन है, मुशायरा है हमारा, इसमें फूड स्ट्रीट है, इसमें ये पोस्टर कंपटीशन है। ये सब इसलिए कि बच्चों की एक तरफ हम तवज्जो लेकर आए, ये किताब मेला लगाया गया है, यहाँ पे आएँ, वो विजिट करें, खाना पीना भी साथ साथ एंजॉय करें, ठीक है। अच्छे शोरा जो हैं, अब बच्चे टिकटॉक के थ्रू तो बहुत सारी शेर व शायरी सुन लेते हैं। जो अच्छे नामवर शायर हैं हमारे इस खित्ते के, हम उनको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि बच्चे बैठ के सुने उनको। ये शोरा भी यहाँ इस खित्ते के हैं, नामवर हैं, इनको हमने सुनना है। बहुत से बच्चे मेरे पास है कि मैम वो टिकटॉक पे तो वो वाले आ रहे हैं, आपने पता नहीं किन नामों को बुला लिया। अच्छा, वो जो थोड़े मशहूर हो जाते हैं तो वो फिर लोग उनको जरा जानना शुरू कर देते हैं ना कि अच्छा ये है शायर, इसकी शायरी जो है वो लोग बहुत ज्यादा सुन रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। अच्छा, बहुत सारे हमारे इस तरह के हैं जो नौजवान, वो खैर अब सोशल मीडिया पे आना शुरू हो गए हैं, जब तमाम लोग हमारी सेलिब्रिटीज, हमारी हुकूमत जो है वो उनके वो आना शुरू हो गया, तो टिकटॉक पे तो हर बंदा है इस टाइम। तो वो कहते हैं कि बेहतरीन एक जरिया है कि आपने अगर जाना है तो उस पे वो जो है ना लोग उस पे काम कर रहे होते हैं। अच्छी बात है, मुझे वो उन 2 नामों का वाकई नहीं पता था। मैं तो उन लोगों को बुला रही थी जिनकी मैंने किताबें पढ़ी थी। तहजीब हाफी, हाँ, वो आजकल टिकटॉक पे वो, हाँ, तहजीब हाफी अच्छा नौजवान शायर है जिसको लोग सुन भी रहे हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है वो। अच्छा, हाँ, उनकी शायरी नो डाउट, उनकी मैं खुद भी बड़ी कोशिश की है कि उनको अपने शो में बुलाएं। वो वैसे टाइम बड़ा कम देते हैं और वो हम चाहते थे कि जाहिर सी बात है इस तरह के, उन्हीं को देखते हुए बहुत सारे अब हमारे नौजवान जो हैं वो टिकटॉक की तरफ आए हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगी आप रुबीना हमारे व्यूवर्स को? यही किताब की अहमियत कभी नहीं कम हुई। ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि ये किताब की उसे मोहब्बत की सिर्फ आखिरी सदी यही बाकी है। किताब ने आगे भी रहना है। जैसे कुरान पाक नाजिल हुआ, ठीक है, उसको हमने किताब की ही सूरत में अपनी आने वाली नस्ल के लिए महफूज किया हुआ है। जो अब भी किताब है वो हमारी आने वाली नस्ल के लिए महफूज है। आप खुद पढ़ना शुरू कीजिए, आपको देख के आपके बच्चे भी पढ़ना शुरू करेंगे। सही, बहुत शुक्रिया। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये अपनी यूथ को यही कहना चाहूँगा, देखें अपने लाइफ में जो भी करना है आप अभी से डिसाइड करें और उसी पे वर्किंग करें। ये ना मुझे फलाने ने वो क्या, फलाने ने वो क्या, चलो अब ये कर लिया वो कर लिया। जो आपने डिसाइड किया उस पर अभी से वर्किंग स्टार्ट करें और उसी के लिए काम करें अपनी लाइफ में। प्लस अगर आप बाहर किसी भी कंट्री में जाते हैं तो यू आर एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान। आपने अपने आपकी वजह से कंट्री का नाम भी बनेगा और कंट्री का नाम खराब भी होगा। तो आपको वो देख के चलना है कि पाकिस्तान का नाम आपने ही ऊपर लेके जाना है और पाकिस्तान की एक अच्छी रेप्यूट आप ही बना सकते हैं, कोई और नहीं बना सकता। बहुत अच्छा, फिर कंसल्ट के हवाले से भी बताया ना कि वो एक अच्छा कंसल्टेंट होने के वो भी पता होना चाहिए ना कि किस तरीके से उसके पास जाए। देखें, कंसल्टेंट ना मार्केट में आजकल बहुत ज्यादा कंसल्टेंट्स आए हुए हैं, तो अब किसी को बुरा भी नहीं कह सकते। बट ये है कि स्टूडेंट को ना 3-4 कंसल्टेंट विजिट करके पता चल जाता है कि किसके पास ज्यादा नॉलेज है, कौन मेरा केस अच्छे से हैंडल कर सकता है। बट हाँ, ये है कि आप उस कंसल्टेंट की प्रोफाइल एक दफा देख लें, आपको उससे बात करके अंदाजा हो जाएगा नॉर्मली स्टूडेंट्स को ना। बट अब उसमें ये भी होता है कि बहुत सारे वो चालू कंसल्टेंट्स भी हैं, वो आपको ऐसे ऐसे जुगाड़ बताते हैं और हमारी कौम को वो ही अट्रैक्ट करती है चीज के, बस मुझे इसने कहा मैंने इसी के साथ पास से जाना है। देखें, किसी भी चीज का स्किल है ना, शॉर्टकट किसी चीज का ना देखें। ये इमिग्रेशन के मामलात होते हैं, इसमें जो है ना शॉर्टकट आपका नॉर्मली नहीं लग रहा होता। तो आप जो पूरा प्रोसीजर है, आप एम्बेसी की वेबसाइट पे लिखा होता है ये डॉक्यूमेंट्स हमें रिक्वायर्ड है, उनको अच्छे तरीके से करें। जो कंसल्टेंट आपको अच्छा गाइड कर रहा है, जो
जो आपको 2 नंबरी की तरफ नहीं लेके जा रहा, आप उससे अपना केस करवा लें। सही, वही कहते हैं ना, आपने अपनी पूरी जमा पूंजी इकट्ठी की हुई होती है और उसके आपको नहीं पता किसने किस तरीके से जो है वो पैसे जमा किए होते हैं, सिर्फ इसकी वजह कि आपने बाहर जाना है या आपने अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है। तो ये चीज़ें जो है आप फ्रॉड से बचने के लिए कि आप देखभाल कर जो है वो अपना ख्याल करें। और इसके साथ ही अहमद, आपको बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे। रुबीना, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी ने साथ दिया तो सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।